अच्छा भैया, हम लोगों का वेक्टर्स का चैप्टर चल रहा था और मैंने आपको वेक्टर्स के इंट्रो के अंदर ये बात बताई थी कि हमने वेक्टर्स के अंदर ना कुल मिलाकर कुल मिलाकर दो चीजें सीखनी होती हैं। एक वेक्टर को ऐड कैसे करना है और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करना है। मैं एक रिपीटेटिव तौर पे पूछे जाने वाले क्वेश्चन का फिर से आंसर कर देता हूँ, जो कल भी कई सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा। सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम पढ़ें, हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम पढ़ें। भैया, वेक्टर्स और बेसिक मैथ्स किसी के सिलेबस में नहीं होते, ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि मैकेनिक्स आप इनके बगैर नहीं कर सकते। ठीक है। मैं कई दफ़ा मिसाल दिया करता हूँ, मैं फिर वही वाली मिसाल दे देता हूँ कि आपके मुल्क के अंदर जो सीएसएस का एग्जाम होता है ना, उसके अंदर एक पेपर होता है कंपलसरी में, एसए का पेपर होता है। 100 नंबर का एसए लिखना होता है आपने सिर्फ। अब आप एफपीएससी की वेबसाइट पे जाओगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, तो उसमें आप उसका एसए का सिलेबस देखना, उसमें लिखा है किसी करंट अफेयर से, किसी जनरल इंटरेस्ट के टॉपिक से कोई एसए आएगा, आपने उसके ऊपर 100 नंबर का एसए लिखना है। उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आपकी वोकेबलरी अच्छी हो, आपके जो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट है वो पूरा अच्छे से कवर हो, नरेशन हो, ब्ला ब्ला जो भी चीजें होती हैं एक्स वाई जेड, तो वो कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन वो आता होगा तो आप आगे ऐसे लिखोगे, तो सेम गोज विद वेक्टर्स। ठीक है, तो अच्छे से समझ लेना वरना मैकेनिक जहाज हो जाएगी पूरी। अच्छा, अब हमारे पास जो हम बात कर रहे थे ना, उसको हम आगे लेके चलते हैं। वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, वेक्टर्स को ऐड करने के ना हमारे पास दो मोटे मोटे मेथड होते हैं। वेक्टर एडिशन, दो मेरा बेटा हमारे पास ना मोटे मोटे मेथड होते हैं वेक्टर्स को ऐड करने के। एंड वेक्टर एडिशन इज नॉट लाइक स्केलर एडिशन, ये बात भी हमने देखी थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप 3 में 5 को जोड़ते हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 8 आएगा। चाहे आप आज जोड़ो, कल जोड़ो, कोई और जोड़े, कोई भी जोड़ता रहे, यही आंसर आएगा। लेकिन अगर आपके पास एक वेक्टर 3 न्यूटन का है और एक वेक्टर आपके पास 5 न्यूटन का है, आप इनको जोड़ते हो, तो मैंने बताया था कि इसका आंसर 2 न्यूटन से लेकर 8 न्यूटन के बीच में कहीं भी आ सकता है। यानी कि यहाँ पे आपके पास एक तरह से आप कह लो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। तो हमारे पास वेक्टर्स को समझने का या सीखने का जो एक ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि आपको जब ये वाली बात समझ में आ गई ना, तो इसका मतलब फिर आपको वेक्टर एडिशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये वाली बात मैंने कैसे बताई है। ठीक है, तो हम उसी की तरफ चल रहे हैं, कल हमने कुछ पार्ट पढ़ा था। अच्छा, अब वेक्टर एडिशन के मेरा बेटा जो हमारे पास दो मेन पार्ट्स होते हैं, अगर मैं उनको कैटेगराइज करूंगा, तो एक मेरा बेटा हमारे पास होता है ग्राफिकल मेथड और एक मेरे बच्चे हमारे पास होता है एनालिटिकल मेथड। ठीक है। ग्राफिकल मेथड नाम से पता चल रहा है, आप इसके अंदर ग्राफिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हो। जैसे हेड टू टेल रूल हो गया। ठीक है। जैसे आपके पास लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, लॉ ऑफ ट्राइंगल है। यानी कि इसके अंदर आप ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हो पेपर पेंसिल के ऊपर। मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। अगर आप बोर्ड लेवल के स्टूडेंट हो तो आपने अपनी मैट्रिक क्लास के अंदर, आप किसी भी बोर्ड के हो, हर किसी के बोर्ड की मैट्रिक क्लास में ये चीज शामिल है, वेक्टर्स की एडिशन कराई जाती है विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल, जिसमें आप स्केल से लाइनें ड्रॉ करते हो, स्केल सेट करते हो, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आप ओ लेवल्स बैकग्राउंड से हो तो ओ लेवल्स के अंदर भी ये सीन मौजूद है। तो वो ग्राफिकल मेथड था, उसका हमारे पास यहाँ पे कोई काम नहीं है, हम उसको सिर्फ ऐसे बेसिक समझने के लिए पढ़ेंगे। हमारा जो यहाँ पे मेन काम होगा वो एनालिटिकल मेथड होगा। एनालिटिकल मेथड के अंदर क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच चलती है, कि आपने फॉर्मूला आपको पता होता है, आपने उसकी मदद से रिजल्टेंट मालूम करना होता है। ठीक है। अच्छा, जब भी हम कहते हैं ना वेक्टर एडिशन, तो वेक्टर एडिशन का मतलब क्या होता है ये भी जरा क्लियर कर लो बच्चे। वेक्टर एडिशन का मतलब ये होता है कि आपके पास मल्टीपल वेक्टर्स ऐड होंगे, मल्टीपल वेक्टर्स ऐड होंगे और आपको एक कोई रिजल्टेंट मिल रहा होगा, खत्म। ये मतलब है इसका सीधा सीधा। और मैंने आपको कल की क्लास में रिजल्टेंट और कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट बताया था। तो जो मल्टीपल वेक्टर्स होंगे ना वो बिहेव करेंगे एज कंपोनेंट्स, और रिजल्टेंट जो होगा वो उनका एक अकेले का हो जाएगा, उठ के खत्म हो गई कहानी। ठीक है। अच्छा, अब पहला ग्राफिकल मेथड जो है ना हमारा हेड टू टेल रूल है। हेड टू टेल रूल को समझने के लिए हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे दो वेक्टर्स बना लेते हैं। एक वेक्टर ये है मेरा बेटा, मान लीजिए हमारे पास दिस वन वन वेक्टर इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए। एक मेरा बेटा हमारे पास यहाँ पे कोई एक वेक्टर इस तरह से आ गया, लेट्स से दिस इज सम वेक्टर बी। मैं आपको कह रहा हूँ कि यार मुझे ना क्या करना है, मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। अभी हेड टू टेल रूल क्या कहता है? हेड टू टेल रूल ये कहता है कि यार ये जो आपका ए वेक्टर है ना, मैं ए वेक्टर को ही कॉपी कर रहा हूँ ताकि वो एज इट इज आ जाए। देखना गौर से, मैंने क्या किया, इसको कॉपी करा और इसी को उठा करके यहाँ पेस्ट कर दिया। कहता है कि आपने क्या करना है, जो आपका ए वेक्टर है जिसको आप लेके आ रहे हो बेसिकली, एक मिनट तो जरा, ये लेकर आ गया मैं अपने ए वेक्टर को। ठीक है मेरा बेटा,
और मैंने क्या किया, साथ में जो मेरा बी वेक्टर था उसको भी समझ लो मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी लाके इस तरह कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो मेरा बेटा मैंने कनेक्शन किया है ना, वो कनेक्शन देखो किस तरह से किया है। दो चीजें यहाँ पे आप नोट करो। पहली चीज ने आपने यहाँ पे ये नोट करनी है कि जब मैंने ए वेक्टर को अपनी जगह से, यानी कि ए वेक्टर को मैंने यहां से उठाकर, ए वेक्टर को मेरा बेटा मैंने जब यहां से उठाकर इस जगह पे प्लेस किया, तो ये हरकत करने के दौरान ना तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है और ना ए वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हुआ है। ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं फ्री वेक्टर। क्या नाम देते हैं? फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होता है? जिस वेक्टर को आप अपनी मर्जी से उठाकर कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो, उसका कोई डिफाइन ओरिजिन नहीं होता। देखो, पहले ये वेक्टर यहां से बना हुआ था, ठीक हो गया, ये बना हुआ था। अब मैंने इसी ए वेक्टर को भाई साहब इधर से बना दिया उठाकर। हाँ, लेकिन ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना डायरेक्शन चेंज हुआ। दूसरी चीज आप नोट करो, मैंने बी वेक्टर को कैसे कनेक्ट किया। बी वेक्टर को ऐसे कनेक्ट किया है कि बी वेक्टर का जो टेल है, टेल टेल दुम दुम, दुम, दिस इज टेल। बी वेक्टर का जो टेल है वो ए वेक्टर के हेड पर आ रहा है। चेक करो, ए वेक्टर के हेड पर आ रहा है। ये कहलाता है मेरा बेटा हेड टू टेल रूल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसका हमारे एप्टीट्यूड में कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक्स क्लियर करने के लिए ये चीज मैं रिवाइज करा रहा हूं, क्योंकि आगे जब हम वेक्टर डायग्राम बनेंगे तो ये सब आपको पता होना चाहिए, वरना वेक्टर डायग्राम आप बना नहीं सकते। तो हेड टू टेल रूल में क्या होता है भैया, वेक्टर को जोड़ते हैं। किस तरह जोड़ते हैं? एक वेक्टर के हेड पे दूसरे की टेल आती है। अगर मान लो यहां कोई तीसरा वेक्टर भी होता, अभी है तो नहीं, मान लेते हैं, चलो अज्यूम कर लेते हैं तीसरा वेक्टर भी है। ये है हमारा हमारा सी वेक्टर, ठीक है, मान लिया भाई ये मेरा एक सी वेक्टर है, इसको भी मुझे ऐड करना है। मेरा एग्जामिनर कह रहा था कि आप इन तीनों वेक्टर को ऐड करके दिखा दो। तो भैया आपने क्या करना होता है, अभी आप पढ़ के आए थे ना थोड़ी देर पहले, आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इधर बना देते हैं। आपने क्या करना है मेरा बेटा, आपने पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे दूसरे की टेल लगाई। तो भैया ये पहला वेक्टर ए था, ए के हेड पे मैंने क्या करा, बी की टेल लगा दी। अब बी के हेड पे एक तीसरे की टेल आ जाएगी, तो तीसरा वेक्टर मेरे पास कौन सा है मेरे बेटा, सी है। तो सी मैंने ये बना दिया। इस चीज का ख्याल करना कि जब सी वेक्टर आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, तो वो जो ऊपर एक्चुअल सी वेक्टर बना हुआ है उसके और इसके दरमियान में जो मैग्नीट्यूड होगा, ना तो उसमें कोई चेंज आएगा ना डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा, ध्यान में रखिएगा। हो सकता है मेरे बनाने में चीज ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि मैं जाहिर है कोई ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट तो यूज नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, बट आपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है अपना जहन में, ठीक है। तो ये आ गया। तो हेड टू टेल रूल का बुनियादी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक वेक्टर ऐड कैसे होता है, पहले के हेड पे दूसरे की टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे की टेल, एंड द प्रोसेस गोज ऑन। ये कार्रवाई चलती रहती है जब तक कि जितने वेक्टर गिवन है सारे के सारे ऐड ना हो जाए। अब यहाँ पे आप अच्छा, अब आप रिजल्टेंट कैसे बताओगे? देखो, क्या मैं ये बात कह सकता हूं, मेरा बेटा गौर से सुनना, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा पहला वेक्टर होगा, जो मेरा पहला वेक्टर होगा, जो भी होगा पहला वेक्टर, पहले वेक्टर की टेल हमेशा खाली होगी। मैं यहां लिख भी देता हूं, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर की जो टेल है हमेशा खाली होगी, यानी कि मैं कह सकता हूं फ्री होगी, फ्री टू यूज होगी। देखो, पहले वेक्टर के हेड पे तो दूसरे की टेल आ गई, दूसरे के हेड पे तीसरे की टेल आ गई, लेकिन जो पहले वेक्टर की दुम होगी, टेल होगी, वो हमेशा खाली होगी। क्यों? क्योंकि जाहिर है वो पहला वेक्टर है, उसके पीछे तो कोई है ही नहीं, तो लगा भी कोई नहीं होगा। सिमिलरली मेरा बेटा, एक मिनट देना जरा, ये हमारे बच्चे बहुत अल्लामा है ना, हम क्या कर सकते हैं, माशाल्लाह से। चलो, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर मेरा बेटा खाली होगी, जो मैं बात कर रहा था। वापस स्टार्ट करता हूं, और इसी तरीके से और से देखिएगा, मैं कह रहा हूं ये जो मेरे पास है, ये जो मेरे पास लास्ट वेक्टर है, जो भी लास्ट वेक्टर होगा, जो भी लास्ट वेक्टर होगा, इसका जो हेड होगा, ये मेरा बेटा हमारे पास कैसा होगा, फ्री होगा। कह सकता हूं ना मैं ये बात, इसका हेड मेरे बच्चे हमारे पास यहाँ पे कैसा होगा, फ्री होगा, हमेशा, हमेशा ऐसे ही होगा। अब आपने रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। रिजल्टेंट आप हमेशा कहां से कहां लेके जाओगे? रिजल्टेंट मेरे बच्चे आप हमेशा पहले वेक्टर की टेल से लेकर जाओगे आखिरी वेक्टर के हेड तक। ये आपका बन गया मेरा बेटा रिजल्टेंट। अब आपको एक बेसिक बात पता है, और वो बेसिक बात आपको क्या पता है? आपको बेसिक बात मेरा बेटा ये पता है कि जो कोई भी वेक्टर होता है, हर वेक्टर के पास ना दो चीजें होती हैं उसको डिफाइन करने के लिए। एक होता है मेरा बेटा उसका मैग्नीट्यूड, और एक होता है मेरे बच्चे उसका डायरेक्शन। अब अगर आप इसको देखते हो गौर से, जो मैंने आपके सामने यहाँ पे रिजल्टेंट बनाया है ग्रीन कलर से,
इसका मैग्नीट्यूड तो आपको यहां से मिल जाएगा, ये जितनी भी इसकी लंबाई होगी ना वो बेसिकली इसका क्या बता रहा होगा, इसका मैग्नीट्यूड बता रहा होगा, ठीक है। वो हम अभी देखते हैं कैसे मेजर करेंगे एनालिटिकल मेथड के अंदर। बाकी इसका डायरेक्शन कहां से मिल जाएगा, आप ये वाला एंगल मेजर कर लोगे तो आपको इसका डायरेक्शन मिल जाएगा। तो अगर मैं हेड टू टेल रूल को जर्नलाइज करूं और समराइज करूं, तो भैया आपने सीखा सिर्फ इतना कि भाई पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे की टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे की टेल, एंड द प्रोसेस गोज ऑन जब तक के सारे वेक्टर ऐड ना हो जाए। और आखिर में फाइनली वंस यू आर डन विद दीज थिंग्स, आखिर में आप नोट करोगे कि आपके पास जो पहले वेक्टर की टेल है और जो आखिरी वेक्टर का हेड है, ये हमेशा कैसा होगा, खाली होगा। इनको आप ज्वाइन करोगे और ये आपका क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास इसका रिजल्टेंट हम लिखेंगे कैसे कि भाई आपने रिजल्टेंट ड्रॉ किया है। आप लिखोगे जो रिजल्टेंट है वो क्या क्या है। यहाँ पे आपने कितने वेक्टर्स को जोड़ा था, ए वेक्टर को बी वेक्टर में जोड़ा, फिर बी वेक्टर को सी वेक्टर में जोड़ा, ये रहा। ठीक है, ये था। दूसरी बात आप नोट करो मेरा बेटा कि जो आपका हेड टू टेल रूल है, ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन से मुराद ये कि ये नहीं कह रहा कि आप 2 वेक्टर जोड़ो, 3 वेक्टर जोड़ो, 5 जोड़ो, 10 जोड़ो। मतलब दिस रूल कैन बी यूज टू एड n नंबर ऑफ वेक्टर्स एट अ टाइम, n नंबर ऑफ वेक्टर्स एक ही वक्त में ऐड किए जा सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां का एक जरा जो है ना वो एक कहानी जरा और देख लेना। मान लो मेरा बेटा मैं आपको कहता हूं कि आप ना एक केस आपको समझा रहा हूं, जरा गौर से देखना क्योंकि ये केस हमारे पास बहुत दफा आएगा और आप फिर परेशान हो रहे हो। मैं आपको ना यहाँ पे कुछ वेक्टर्स बना के दिखा रहा हूं, आपने मुझे बताना है इन वेक्टर्स के अंदर खास बात क्या है। आपसे ही पूछूंगा मैं, ये वेक्टर्स में खास बात क्या है। सही, तो आपने ट्राइंगल बना दिया, नहीं अभी देखते जाओ देखते जाओ, अभी अभी हौसले से देखो जरा। ये मेरा बेटा हमारे पास एक वेक्टर है, इसका नाम मैंने रखा है वेक्टर ए। सिमिलरली ये इसके साथ वाला एक दूसरा वेक्टर है, मुझे वो स्केल से बनाना पड़ता तो मैंने वो फिगर से बना लिया डायरेक्टली। ये आ गया वेक्टर सी मेरे बच्चे, और ये आ गया मेरा बेटा वेक्टर डी। ठीक है, इसके रिजल्टेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है भाई, इसका रिजल्टेंट क्या होगा। सिमिलरली ये एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, इसको मान लो भाई ये एक वेक्टर है आपका वेक्टर एक्स। ठीक है, ये एक मेरा बेटा वेक्टर है हमारे पास वेक्टर हमारा वाई। ये मेरा बच्चा हमारे पास एक वेक्टर है हमारा वेक्टर जेड। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा। एक चीज सिमिलरली यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक चीज और बना देता हूँ आपके लिए। अगर अभी तक आप हेड टू टेल रूल समझ गए हो ना, जितने लोगों के ध्यान में आ रहा है सर क्या बच्चों वाली चीजें पढ़ा रहे हैं, तो मुझे इस सब चीजों का सही सही आंसर चाहिए, बिल्कुल सही सही आंसर। ठीक है, ये मेरा बेटा हमारे पास है वेक्टर ए, और ये मेरे बच्चे हमारे पास है इसका वेक्टर बी, ये मेरे बच्चे है वेक्टर सी, और ये मेरा बेटा है हमारे पास हमारा वेक्टर डी। अब बताओ ये जो मैंने आपके सामने 3 फिगर्स बनाई है, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है। इसके भी रिजल्टेंट के बारे में बता दो क्या सीन होगा, इसका भी रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, चलो वीडियो को। वेरी गुड मेरा बेटा, ये पहले वाले, ये जो हमारे पास 40-50 बच्चे हैं 300 में से, जिनको ये लग रहा है कि पहले वाले का आंसर डायगोनल होगा, उनके लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। बच्चे ये देख लो, इसको जो है ना वो रखो अपने पास ताकि तुम्हारी ना मोटिवेशन बरकरार रहा करे पढ़ने की। ठीक है, ये साजगार रिक्शा है, ध्यान में रखना। अगर इसी तरह से पढ़ते रहोगे तो यही चलता रहेगा। ठीक है, अभी गौर से सुनो मैंने क्या कहा था, बस हाथ नीचे कर दो मेरा बेटा, गलत बताया आप लोगों ने आंसर। ठीक है, चलो अब यहाँ सुनो जरा, जो मैं बता रहा हूँ ना वो सुन लो यहाँ पे अच्छे तरीके से। अच्छा परेशान नहीं हो यार, अल्लाह ताला तुम सबको कामयाब करे। ठीक है, चलो अब देखो, यहाँ पे ना डायगोनल में नहीं होगा रिजल्टेंट, अल्लाह के वास्ते फिजिक्स के लिए रट्टा नहीं मारा करो। पहली चीज मैंने क्या बताया था, अब मैं बारी बारी रिपीट कर रहा हूँ वापस से, देखो गौर से। अभी मैं बात कर रहा हूँ फिगर नंबर 1 की, जो मैंने आपसे पूछा था। ये साजगा रिक्शा थोड़ी देर में फिर से आएगा जब मैं फिगर 2 पे जाऊंगा। ठीक है, तो अभी पहले फिगर 1 देख लो आप। देखो भैया मैंने कहा था पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक आपको चाहिए रिजल्टेंट। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपका पहला वेक्टर ए है, तो भैया ये पहले वेक्टर की टेल ये बनेगी मेरे पास। अभी देखो पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे की टेल आ गई, अच्छा फिर बी के हेड पे तीसरे की टेल आ गई, फिर सी के हेड पे एक और आ गया। आप नोट करो, क्या ये वाला जो पॉइंट है, क्या मैं कह सकता हूं ये एक ऐसा पॉइंट है, गौर से देखना, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पहले वेक्टर की टेल भी लाई कर रही है, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर भी मौजूद है, गौर से देखो, और यहीं पर आपका हेड ऑफ लास्ट वेक्टर भी है। बोल भाई हाँ या ना, लास्ट वेक्टर का हेड भी यहीं पर है। क्या ये चीज नजर आ रही है सबको, बोलो मेरे बच्चे, नजर आ रही है या नहीं आ रही नजर ये चीज।
भैया डी का हेड भी यहीं पर है और ए का टेल भी यहीं पर है। मैंने क्या कहा था, रिजल्टेंट कहां से कहां बनता है, ऊपर लिखा हुआ भी है, पहले वेक्टर की टेल से लेके आखिरी वेक्टर के हेड तक। मेरा बेटा डायरेक्शन बिल्कुल मैटर करती है, हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, वेक्टर और स्केलर में बुनियादी फर्क ही डायरेक्शन का होता है। तो यहां पे आपके पास जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी अ नल वेक्टर। भाई रिजल्टेंट जीरो होगा, रिजल्टेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा? क्योंकि जो पहला वेक्टर का टेल है और आखिरी वेक्टर का हेड है उसमें जगह ही नहीं बन रही, तो रिजल्टेंट कहां से बनेगा? कोई जगह होगी तो रिजल्टेंट बनेगा वहां पे। पॉइंट समझ में आया? हाँ, अब देखो मैं इसी चीज को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, गौर से देखना जरा यहाँ पे, अच्छे से फोकस करके देखना जो मैं बात समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी जब सवाल आएंगे ना इसके अंदर तो आप हंस जाओगे फिर। तो देखो मैंने थोड़ी सी कहानी कर दी चेंज अब यहाँ पे। देखो ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चे, इसको मैंने कहा ये है मेरे पास वेक्टर ए मेरा बेटा, और से देखिएगा, ये है मेरा बच्चा मेरे पास वेक्टर बी, ये है मेरा बेटा मेरे पास वेक्टर सी, और ये हो गया मेरा बेटा मेरे पास वेक्टर डी, ये आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं भाई मुझे बताओ इसका रिजल्टेंट कहाँ है, अब बोलोगे सर कोई मसला नहीं है, पहले वेक्टर की टेल से लेके आखिरी वेक्टर के हेड तक ये होगा भाई साहब इसका रिजल्टेंट, दिस विल बी द रिजल्टेंट जो मैंने यहां पिंक कलर से शो किया है। यहां पे रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर का हेड कॉन्साइड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब हमें यहां से एक ये बात समझ में आ जाती है, हमें यहां से एक ये बात समझ में आ जाती है भैया कि आपके पास, अगर आपके पास कभी भी, और से देखना मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर कभी भी आपके पास क्लोज्ड पॉलीगॉन होगा, क्लोज्ड पॉलीगॉन, क्लोज्ड पॉलीगॉन वो होता है जिसके अंदर पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर का हेड एक ही जगह आ रहा होता है। अगर क्लोज्ड पॉलीगॉन होगा इसके अंदर आपका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी जीरो। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये बात हम जहन में रखेंगे। चलो अब आ जाओ जरा फिगर नंबर 2 पे। एक बार मैंने रिपीट कर दिया, अब फिगर नंबर 2 को अच्छी तरह देखो। एक्स वाई जेड मैंने वेक्टर्स की डायरेक्शन वगैरह सब चीज आपके सामने बनाई हुई है, मुझे अच्छे से सोच समझ के देख के बता दो इस केस में रिजल्टेंट का क्या ख्याल है आपके बारे में। डायरेक्शन देखो मेरा बेटा अच्छे तरीके से, और मुझे बताओ फिगर नंबर 2 में रिजल्टेंट का क्या सीन है। डायगोनल क्यों ड्रॉ करते हैं फर्स्ट ईयर में, अभी बताते हैं क्यों ड्रॉ करते हैं, परेशान नहीं हो। चलो देखो इधर, देखो मेरा बेटा इस केस के अंदर भी जितने लोग बोल रहे हैं कि रिजल्टेंट जीरो है, एक्सीलेंट यार, ठीक है। क्यों भाई? देखो एक्स को अगर पहला वेक्टर मानते हैं तो आपके पास ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक्स वेक्टर का टेल लाई कर रहा है, और घूमते हुए आएंगे तो जेड वेक्टर का हेड लाई कर रहा है। और जेड वेक्टर मेरा जो है वो मेरी गिनती के लिहाज से यहाँ पे कैसा वेक्टर है भैया? आखिरी वेक्टर है। और एक्स वेक्टर मेरा यहाँ पे कैसा वेक्टर है भैया? पहला वेक्टर है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। पहले मैं इसका आंसर कर दूं कि डायगोनल क्यों बनाते हैं भाई, फिर हम आगे चल लेते हैं, ठीक है। फिर आता हूं मैं फिगर नंबर सी के ऊपर, जब तक जिनको डायगोनल वाला फंडा क्लियर है वो यहाँ पे फिगर नंबर 3 देख लें, और इसके अंदर मुझे बता दें, जो इसमें बता देता है वो बहुत जबरदस्त चीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा भाई जरा ये अपना डायगोनल वाला हिसाब किताब देख लो, बल्कि सभी देख लो यार डायगोनल वाला कि कैसे क्यों होता है। देखो भैया मान लो मेरे पास ये है मेरा बेटा दो वेक्टर है, अभी जरा समझना यहाँ पे अच्छे तरीके से। देखो भैया ये दो वेक्टर है, एक वेक्टर है मेरा बेटा ये, दिस इज वेक्टर एक्स, अब मैं ऊपर एक्स के ऊपर एरो नहीं लगा रहा, समझ जाना तुम बस, ठीक है। एक ये वेक्टर है मेरा बेटा वाई वेक्टर, ठीक हो गया। अगर मैं आपसे बोलता हूं भाई मुझे इनका जरा एक रिजल्टेंट तो बनाकर दिखा दें, क्या होगा इनका रिजल्टेंट? तो भाई साहब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहां से कहां होगा? पहले वेक्टर की टेल से लेकर आखिरी वेक्टर के हेड तक, यही होगा ना मेरे बच्चे रिजल्टेंट। सर ये डायगोनल तो नहीं है, बिल्कुल सही, ये डायगोनल नहीं है। तो बेटे वो एक्चुअल में फिगर ये वाली होती है, वो फिगर ये होती है। नहीं सर हमने तो फिगर में रेक्टेंगल बना देखा है, चलो आपका रेक्टेंगल भी बना देता हूं अभी मैं, ठीक है। और अब आपका एक जिम्मेदारी ये है कि आपने जाके फिर ये टॉपिक वापस पढ़ना भी है उसके बाद, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैं ये रेक्टेंगल रेक्टेंगल सब समझा दूं उसके बाद टॉपिक आप पढ़ो नहीं फिर भूल जाओगे। देखो इधर, ये देखो ऐसे ऐसे बना हुआ देखा है ना आपने, चलो ये जो मैंने ऊपर वाली फिगर बनाई है ना इसको मैं थोड़ा सा डॉटेड में कर रहा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। ये डॉटेड में कर दिया उठा के, ये देखो। अब जहां पे मेरा बेटा आपने ये चीज पढ़ी है ना वहां पे देखना ये क्या होता है, ये नीचे वाला वेक्टर आपका एक्स है, ये ऊपर वाले वेक्टर को भी वो कहते हैं क्या है? एक्स है।
ये सीधे हाथ वाला वेक्टर आपका y था, इस वाले वेक्टर को भी वो कहते हैं, वो क्या चीज है आपका y है। यहां पे सिर्फ ये चीज शो करने की कोशिश की जा रही है, और से देखना नीचे वाली फिगर को आप देखोगे तो आपने यहां पे x वेक्टर में y वेक्टर को ऐड किया है। देखो पहला वेक्टर x था, इसके हेड पे y वेक्टर आया। ऊपर वाली फिगर में आप ये शो कर रहे हो कि आपने y वेक्टर में x वेक्टर को ऐड किया है। ये फिगर आपने वहां देखी होगी जहां पे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन शो होता है कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है। सर कम्यूटेटिव क्या होता है, आसान करके सुन ले भाई, आसान करके सुन ले। 3 + 2 का आंसर क्या होता है, 5 होता है, सही है। 2 + 3 का आंसर क्या होता है, फिर से 5 होता है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। आप 3 को 2 में जोड़ो या 2 को 3 में जोड़ो, आंसर विल रिमेन सेम, आंसर विल नॉट चेंज। हाँ, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं करता। 3 में से 2 निकालो 1 आता है, 2 में से 3 निकालो -1 आता है। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 आता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो फिर 6 आता है। डिवीजन ओबे नहीं करता। 3 को 2 से डिवाइड करो 1.5 आएगा, 2 को 3 से डिवाइड करो 0.67 आएगा। तो ये बात क्लियर हो गई। तो ये डायगोनल वाला कॉन्सेप्ट वहां पे था। फिजिक्स आसान सब्जेक्ट है, रट्टा नहीं मारा करो, रट्टा मारोगे सारी जिंदगी फंसे रहोगे। तो ये डायगोनल वाला कॉन्सेप्ट यहां से आया उठ के, ये पढ़ लेना आप जाके, यही चीज लिखी हुई थी। अब फिगर नंबर 3 को देख लो जल्दी से, और फिगर नंबर 3 के बारे में क्या ख्याल है, क्या होगा रिजल्ट। वेरी गुड यार, दिल खुश कर दिया। जो लोग बोल रहे हैं ना रिजल्टेंट 0 होगा, उन्होंने नहीं। जो लोग बोल रहे हैं कि रिजल्टेंट डी होगा, उन्होंने। वेरी गुड। देखो भैया इसके अंदर रिजल्टेंट डी होगा। एक्सेलेंट यार, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेरी गुड वेरी गुड। देखो हम ये फिगर्स यहाँ बना भी सकते हैं। देखो पहला वेक्टर कौन सा है यहाँ पे भैया, ए वेक्टर, ये ए वेक्टर की टेल। देखो वेक्टर एडिशन कैसे होती है हेड टू टेल रूल में, वेक्टर के हेड पे दूसरे की टेल। तो भाई ये रहा पहले की हेड, उसके हेड पे दूसरे की टेल आ गई। अब दूसरे के हेड पे तीसरे की टेल चल गया, ये आ गया यहाँ पे। अब देखो अगर तो ये वेक्टर ऐड होता जा रहा होता तो डी इस तरह नहीं आता, डी उल्टा आ रहा होता ऐसे करके, लेकिन ऐसे नहीं आ रहा। इसका मतलब डी यहां पे रिजल्टेंट का रोल अज्यूम करके बैठा हुआ है। पॉइंट समझ में आ रहा है। जितने लोगों ने गलत बताया था, क्या उन लोगों को ये बात क्लियर हो गई। डी यहाँ पे क्या कर रहा है, डी यहाँ पे रिजल्टेंट के तौर पे बिहेव कर रहा है। और डी की इक्वेशन ऐसे लिखूंगा मैं, a + b + c। देखो भैया मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ये बात आपको कैसे पता चली है। ऐसे पता चली भैया, देखो ऐसे पता चल गई आपको ये बात, क्योंकि आपने माना कि ये आपका पहला वेक्टर है, तो भाई इसके हेड पे ये दूसरा आ गया, इसके हेड पे ये तीसरा आ गया, ऐसे चलता है। एक के हेड पे दूसरे की टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे की टेल। अब देखो अगर तो डी वेक्टर कंपोनेंट होता, रिजल्टेंट ना होता, तो डी वेक्टर ने ऐसे बनना था यहाँ पे, ऐसे तो नहीं बना हुआ, वो तो ऐसे बना हुआ है। और ऐसे मतलब पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक ये चीज क्या होती है, रिजल्टेंट होती है। इसका मतलब डी इज आ रिजल्टेंट ओवर हियर। ठीक हो गया। अब देखो गौर से जरा, अब आपके सामने मैं एक और फिगर बना रहा हूं, आखिरी फिगर, जिसके बाद मैं आगे चला जाऊंगा। और फिर ये चीजें सीधे सवालों में ही आ रही होंगी, तो अच्छे से देख लेना इस फिगर में। अब ये मेरा बेटा, हमारे पास वही सूरत हाल है, दोबारा पूछ रहा हूं आपसे। ये है मेरा बेटा एक वेक्टर ए, ये है मेरे बच्चे एक कोई वेक्टर बी। अच्छे से सोच समझ के बताइएगा। ये है मेरा बेटा एक कोई वेक्टर सी। क्या ख्याल है आपका इस फिगर के रिजल्टेंट के बारे में। पहले तो ये बता दो, इस फिगर का जो रिजल्टेंट है वो 0 है कि नॉन जीरो है, और अगर नॉन जीरो है तो क्या है, जीरो है तो क्यों है। जल्दी बोलो भाई। वेरी गुड, नॉन जीरो है, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। और फिर नॉन जीरो क्यों है, और रिजल्टेंट क्या है इसके अंदर, सी होगा रिजल्टेंट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही हो गया, बेहतरीन है। देख लो भैया, ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट है, सही है। अच्छा, आप किसी भी एक वेक्टर को मान के चल सकते थे, कोई लाजमी नहीं है कि आप इसी को मानो जिसको मैं मान के चल रहा हूँ, तो यहीं पहुंचोगे आप हमेशा। तो भाई साहब ये आपका पहला वेक्टर था, ये इसके हेड पे दूसरे की टेल आ गई। ये आपका दूसरा वेक्टर था। अब ये दूसरे के हेड पे तीसरे की टेल आती तो ये कंपोनेंट होता, टेल तो आ नहीं रही, तो आपने सी को ट्रेस किया। तो ट्रेस करने के बाद आपको क्या पता चल गया भैया, कि आपके पास ये जो सी है, ये बेसिकली यहाँ पे क्या है, रिजल्टेंट के तौर पे बिहेव कर रहा है। यहाँ पे रिजल्टेंट 0 नहीं है। बेटे जब रिजल्टेंट 0 होता है तो उसकी डायरेक्शन के बारे में हमने कल नल वेक्टर के अंदर बात की थी, उसमें आप देख सकते हो, मैंने आर्बिट्री डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। सही हो गया भैया, चलो इसका फिलहाल फिर हम यहाँ लिख देते हैं इसको, क्योंकि अब आप लोगों ने सही आंसर कर दिया, तो इसको यहाँ कैंसिल कर देते हैं। प्लान कैंसिल, ठीक है। अब दोबारा कोई उल्टा सीधा आंसर करोगे तो फिर ये वापस आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बच्चा, ये हमने वेक्टर एडिशन देख लिया छोटा मोटा सा, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है।
अब हमारा जो एनालिटिकल मेथड है एनालिटिकल मेथड के अंदर हमारे पास दो किस्म की टेक्निक होती है वेक्टर को ऐड करने की। एनालिटिकल एनालिटिकल मेथड जो है, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच जो होती है, वो दो तरह की है भैया। एक हमारे पास है लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ साइन वाली, और एक हमारे पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहले मैं आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड बता देता हूं। अच्छा, हर चीज में ना डिटेल बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं जाहिर है आपको सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितना हमारे कोर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वरना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड पे तकरीबन सवा सवा घंटे के मैंने दो लेक्चर ऑलरेडी किए हुए, ठीक है, तो वो जरूरत नहीं है इतनी डिटेल में जाने की। अब आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और फिर इससे रिलेटेड जिस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं ना पास पेपर में, वो भी देख लेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से आपको कुछ याद आ रहा है, हमने कल पढ़ा था वेक्टर की रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, कि आप वेक्टर को रिजोल्व करते हो तो एक्स कंपोनेंट बनता है, वाई कंपोनेंट बनता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ उसी पे डील करता है। मान लो मेरा बेटा, मेरे पास कोई एक वेक्टर ए है, ये एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, इसका नाम मैंने रख दिया थीटा ए। एक वेक्टर है मेरा बेटा वेक्टर बी, ये भी एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, थीटा बी। एक वेक्टर है मेरा बेटा वेक्टर सी, ये भी एक्स से कुछ एंगल बना रहा है, थीटा सी। मुझे इन तीनों वेक्टर को कहा गया है आपने ऐड करना है और ऐड करके रिजल्टेंट बताना है। अच्छा, अब यहां पे ना जरा पहले एक दो चीज क्लियर कर। आपका एग्जामिनर कभी भी कहे ना भाई रिजल्टेंट बता दो, तो उसका मतलब होता है रिजल्टेंट वेक्टर बता दो। और रिजल्टेंट वेक्टर को डिफाइन करने के लिए दो चीजें होती हैं, जहन में रखिएगा। रिजल्टेंट वेक्टर इज कंप्लीटली डिफाइंड बाय टू पैरामीटर्स। एक उसका होता है मैग्नीट्यूड, और एक उसका होता है मेरे बच्चे क्या, डायरेक्शन। आप इस बात का जरा ख्याल कर लीजिएगा, आपको ये दोनों चीजें निकालनी होती हैं। आधा काम करके मत आना, ठीक है। तो दोनों काम करने, हम यहाँ दोनों के हिसाब से बात करेंगे। अब ये क्या है भाई, जो मेरा वेक्टर ए है, अगर मैं वेक्टर ए के बारे में बातचीत करूं तो मेरा बेटा वेक्टर ए के मेरे पास दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक्स और वाई कंपोनेंट, पढ़ चुके हैं ये बात, ए एक्स और ए वाई। अब आप यहाँ पे जरा कर सकते हो कि सर आपको कैसे पता चला कि इसके दो होंगे, तीन भी तो हो सकते हैं अगर स्पेस में लाई कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन आप लोगों के लेवल के ऊपर, मतलब क्लास 11 12 के अंदर तीन कंपोनेंट्स वाला मसला नहीं आएगा। आप में से जो लोग आगे इंजीनियरिंग परस्यू करेंगे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, अर्बन, इस टाइप की, कंप्यूटर साइंस के अंदर भी पढ़ाई जाता है पहले साल के अंदर। तो आपको एक किताब पढ़ाई जाएगी आरसी हिबलर की इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, वहां पे आपके पास जो है ना ये तीन डायमेंशनल वेक्टर्स भी आना शुरू होंगे, ठीक है। तो अभी तो आपके पास दो वाले ही चलेगा हिसाब के साथ। तो ए वेक्टर के मैंने दो कंपोनेंट्स बना दिए, ए एक्स ए वाई। सिमिलरली मेरा बेटा जो मेरा बी होगा, इसके भी दो कंपोनेंट बना सकता हूं मैं। एक होगा मेरा बेटा मेरे पास बी एक्स, एक होगा मेरा बेटा मेरे पास बी वाई। इसी तरह मैं सी के भी दो कंपोनेंट्स बना सकता हूँ, एक होगा मेरे पास सी एक्स, एक होगा मेरे पास सी वाई। अच्छा, वैसे ही मैं फॉर्मूला भी लिख के दिखा देता हूँ आपको। ए एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ए कॉस थीटा ए वाई का फॉर्मूला क्या होगा भाई, ए साइन थीटा ए। ठीक है, तो बी एक्स बी वाई का नहीं लिख रहा, आप समझ जाना, बी कॉस थीटा जो भी उसका एंगल बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आ गया। हम क्या पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर लो। हम पढ़ रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, अभी सीख रहे हैं। हमारे सामने ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव हमें दिया हुआ है कि भैया आपके पास तीन के करीब वेक्टर्स हैं। सर क्या हमेशा तीन होंगे, अबे भाई लाजमी नहीं है, अभी सुनो तो सही, अभी तो शुरू हुई है कहानी। तीन वेक्टर दिए हुए, आपने उन्हें ऐड करना है, ऐड करके रिजल्टेंट बताना है, रिजल्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड भी बताना है, डायरेक्शन भी बताना है, ठीक है। तो भाई मैंने आपको बोला जो आपके तीन वेक्टर्स हैं, वो चार हो, पांच हो, छह हो, जितने भी हैं उनको कंपोनेंट्स में तोड़ दो। तो फिर मैंने आपको कहा भाई कंपोनेंट कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा तीन, क्योंकि हमें हमारे तीन एक्सेस हैं स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें। तो मैंने कहा आपके कोर्स में कितने होंगे भैया, दो ही कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। जब दो कंपोनेंट्स होंगे मेरा बेटा आपके पास, तो मैंने बता दिया कंपोनेंट्स आपके बन गए। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड क्या कहता है, और सुनना। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ये कहता है कि भैया रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट, आर एक्स क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आपको मिलेगा अगर आप सारे वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट को जोड़ दोगे, सीधा स्ट्रेट ऐड कर दोगे, मतलब 2 + 3 5 की तरह सीधा सीधा जोड़ते चले जाओगे, सीधा 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 ऐड कर दो उठा के, ठीक हो गया। ये वेक्टर एडिशन नहीं हो रही है, सिंपल स्केलर एडिशन हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये स्केलर एडिशन क्यों हो रही है, क्योंकि जो एक्स कंपोनेंट होगा सारे वेक्टर्स का, वो एक ही डायरेक्शन में होगा ना, इसलिए आप सीधा सीधा जोड़ते जा रहे हो। भाई सारे वेक्टर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो कहां लाई कर रहा होगा, अलोंग एक्स एक्सिस। तो पैरेलल वेक्टर्स आप सीधा सीधा ऐड करते चले जाओगे, कहां तक, nth वेक्टर तक ऐड कर दोगे। इससे क्या मिलेगा आपको, रिजल्टेंट का एक्स। अब क्या होगा मेरा बेटा,
अगर आपको y कॉम्पोनेंट ऑफ रिजल्टेंट चाहिए, अगर आपको रिजल्टेंट का y कॉम्पोनेंट चाहिए है, रिजल्टेंट का y कॉम्पोनेंट चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा भाई? ए वाई, ए का y कॉम्पोनेंट प्लस बी वाई प्लस सी वाई, अब टिल कहां तक जाएंगे? nth वेक्टर के y कॉम्पोनेंट तक जाएंगे। अब हमारे कोर्स में कहीं शामिल नहीं है ये, लेकिन अगर z कॉम्पोनेंट होता तो समझ गए ना कैसे जाएंगे, रिजल्टेंट के z कॉम्पोनेंट तक चले जाएंगे उठ के, ए जेड प्लस बी जेड प्लस सी जेड तक चले जाएंगे। अब सर आर एक्स आ गया, आर वाई आ गया, हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास x कंपोनेंट हो, अगर आपके पास y कंपोनेंट हो, तो आप उससे रिजल्टेंट निकाल सकते हो। याद करो कल की क्लास का फॉर्मूला, a इक्वल अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, जो हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला था। बस यही काम करना है अभी आपने यहाँ पे। रिजल्टेंट कैसे आएगा? रिजल्टेंट आएगा आपका अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर से आएगा। एक्स कंपोनेंट पहले निकाल चुके, वाई कंपोनेंट भी निकाल चुके, दोनों को आपने क्या करा? ऐड कर दिया। तो पॉइंट समझ में आ गई मेरा बेटा? ये हो गया आपके पास आर एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा यहां पे भी आप एक चीज नोट करो, जो मैंने आपको पहले एक बात बताई थी ना, यहां से आपको मजीद वो चीज क्लियर हो रही होगी। देखो मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी, फिर रिपीट कर रहा हूं, आपकी स्केलर एडिशन डिफरेंट होती है वेक्टर एडिशन के मुकाबले में। ठीक है, और से देखना, अगर आपके पास स्केलर एडिशन होती ना, तो आप सीधा सीधा क्या करते? आर एक्स में आर वाई को जोड़ देते। यहां आप सीधा सीधा आर एक्स को आर वाई में नहीं जोड़े। आप नोट करो, ये वो फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमने कल की क्लास में पाइथागोरस थ्योरम में ड्राइव किया था, या पाइथागोरस थ्योरम में निकाला था, कि अगर आपके पास एक्स कंपोनेंट हो, अगर आपके पास वाई कंपोनेंट हो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपको पता है, तो पूरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे आएगी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से आ जाएगी। ठीक है, तो ये वहां से आ रहा है। इस चीज को अभी मैं एक और तरह से भी क्लियर करूंगा, दो बातों को अभी मैं एक और तरह से बताऊंगा। एक बात जो मैंने अभी यहां पे आपके सामने रखी थी, कि ये एक्स कंपोनेंट सारे स्ट्रेट स्केलर एडिशन हो रही है, सीधा सीधा जोड़ते चले जा रहे हैं। सही है, सीधा सीधा क्यों जोड़ते जा रहे हैं? मतलब स्केलर एडिशन का मतलब होता है सीधा ऐड कर देना, कोई टेंशन के बगैर। जैसे आप 3 में 5 जोड़ते हो हमेशा 8 ही आता है, वैसे वाली एडिशन करनी है। वजह मैंने बताई कि इन सारे वेक्टर्स के दरमियान में थीटा क्या है? 0 डिग्री है, क्योंकि पैरेलल है, क्योंकि एक्स कंपोनेंट का मतलब सब एक्स के ऊपर है, वाई का मतलब सबका है वाई के ऊपर है, और उसके बाद फिर आपने अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अच्छा अब ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन कहां से आएगी वो भी देख लो भाई। डायरेक्शन कैसे आएगी ये भी हमने देखा था। टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला था मेरा बेटा आपके पास y डिवाइडेड बाय x। अगर आपको याद होगा, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब थीटा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस आता है। ठीक है, अब इसका सवाल कैसे बनता है भाई? सवाल ऐसे बनता है कि आपका एग्जामिनर आपको कहेगा एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास 10 यूनिट्स है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वेक्टर आपका एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, या इसको आप ऐसे देख लो, एक्स के ऊपर लाई नहीं कर रहा अभी ये। मान लो ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। एक वेक्टर आपके पास बी है, उसका मैग्नीट्यूड उसने दे दिया कि भैया 20 यूनिट है, और आपको कहते हैं कि यार इसका जो थीटा एक्स से बन रहा है वो कितना है? 60 डिग्री है। आपको कहता है भाई आपने क्या करना है, आप रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट और रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट बता दीजिए। ये उसका सवाल है, रिजल्टेंट का एक्स बता दीजिए और रिजल्टेंट का क्या बता दीजिए? वाई बता दीजिए। क्या करेंगे भाई अब इसमें? रिजल्टेंट का एक्स कैसे आता है देखो गौर से। रिजल्टेंट का एक्स कैसे आएगा? जब आप पहले वेक्टर का एक्स और दूसरे वेक्टर का एक्स जोड़ोगे। पहले वेक्टर का एक्स क्या है? ए कॉस ऑफ थीटा, थीटा किसका? उसी वेक्टर का जो एक्स से बन रहा है, प्लस बी एक्स क्या आएगा भाई? बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा भैया? 60 डिग्री हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे अब इसे। कॉस 30 डिग्री कितना होता है? अंडर रूट 3/2 होता है, प्लस 20 कॉस 60 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है। सिंप्लीफाई कर देंगे इसे, अंडर रूट 3/2 होता है 0.867, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8.67, प्लस इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 10 हो गया। आपके पास आंसर आ रहा है 18.67 यूनिट्स। ये मेरा बेटा आपके पास क्या आ गया? आर एक्स आ गया। सिमिलरली आपके पास अगर मैं आर वाई की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? ए वाई प्लस बी वाई हो जाएगा, यानी कि क्या बनेगा? ए साइन थीटा वन, और साइन थीटा वन बोले तो 30 डिग्री, फिर बी साइन थीटा टू, यानी कि उसका थीटा कितना है? 60 डिग्री है। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 10 साइन 30 डिग्री कितना होता है भैया? हाफ होता है। 20 साइन 60 डिग्री कितना होता है? अंडर रूट 3/2 हो जाता है आपके पास ये चीज। ठीक है, 10/2 कितना होता है भैया? 5 हो जाता है। 20 से 2 को काटा 10 बचा, अंडर रूट 3 होता है 1.732, 10
से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये होता है मेरा बेटा 17.32। भाई 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10 बचा, अंडर रूट 3 1.732 होता है, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 17.32 हो गया। ऐड कर देंगे यहां से उठा के तो ये बनता है 22.32। आपने इसका आर एक्स भी निकाल लिया, आपने इसका आर वाई भी निकाल लिया। यहां तक मुझे बता दो मेरा बेटा हर चीज क्लियर है। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी से करके भी दिखा दो। एक वेक्टर सी है 30 यूनिट्स, इसका एक्स के साथ एंगल है 0 डिग्री। एक वेक्टर डी है 10 यूनिट्स, इसका एक्स के साथ एंगल है 90 डिग्री। आपने रिजल्टेंट का एक्स बताना है और आपने रिजल्टेंट का वाई बताना है, जल्दी से बता दो। सारे एंगल मैंने एक्स के साथ ही लिए हुए हैं। ठीक है मेरा बेटा, काफी सारे बच्चों का आंसर हमारे पास आ गया है। देख लेते हैं अब जल्दी से। तो भैया इसके अंदर हमारे पास जो हमारा आर एक्स होगा वो कैसे आएगा? आर एक्स मेरा बेटा हमारे पास होगा सी एक्स प्लस डी एक्स से। सी एक्स कैसे आएगा भाई? 30 कॉस ऑफ 0 डिग्री प्लस डी एक्स कैसे आएगा भाई? 10 कॉस ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, 90 जीरो होता है तो ये सेकंड वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री 1 होता है तो 30 वन सा हो जाएगा 30। ठीक है, अब मेरा बेटा हमारे पास आर वाई कैसे आएगा भैया? और दूसरा वाला पार्ट हो गया इसका 0, तो ये 30 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है भैया, अब मेरे बच्चे इसी के अंदर हमारे पास जो दूसरा वाला पार्ट है आर वाई, वो कैसे आएगा? सी वाई प्लस डी वाई विल बी इक्वल टू 30 साइन 0 डिग्री प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? 10 साइन 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री मेरे बच्चे होता है 0, तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया। 10 साइन 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है? 1 होता है, तो ये हो गया भैया 10। तो ये आ गया मेरा भाई हमारे पास 10 यूनिट्स आ गया। आपको ये चीज वैसे देख के भी नजर आ रही थी, इसका यही आंसर आना था। सवाल को अब एक बार जरा तो और से देखो तो आपको नजर आ जाएगा इसका यही आंसर आना था। हमने सॉल्व कर लिया तो अच्छी बात है, वरना इसका आंसर यही आना था। क्योंकि देखो जो आपका पहला वेक्टर है, अगर आप नोट करोगे, आपका पहला वेक्टर जो वेक्टर सी है वो मेरे बेटे ऐसे लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग। देखो क्या लिखा हुआ है, 30 यूनिट और एंगल है 0 डिग्री। इसका मतलब कहाँ लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। जो आपका दूसरा वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है 10 यूनिट्स वाला, वो कहाँ लाई कर रहा है? वो ऐसे लाई कर रहा है मेरा बेटा मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री और 10 यूनिट का है। तो भाई साहब ये आपका वेक्टर सी है, दिस इज योर वेक्टर सी एंड दिस इज भैया योर वेक्टर डी। तो सी का कोई हिस्सा वाई में नहीं है, डी का कोई हिस्सा एक्स में नहीं है, और ये चीज आपको वैसे भी नजर आ रही है और सवाल सॉल्व करने के बाद तो एविडेंट भी हो गई है। तो भाई साहब इतनी बात समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से यहाँ तक सबको। ठीक है, चलो अब देखो बच्चे आगे चलते हैं। ये हमारा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। अब हमारे पास जो अगला मेथड है ना मेरा बेटा, वो हमारे पास है लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ साइन। ठीक है, इसमें हमारे मतलब का लॉ ऑफ कोसाइन ही एक सीखने वाला, देख लेते हैं जल्दी से जरा। अब जो मेरा बेटा लॉ ऑफ कोसाइन वाली टेक्निक है इसमें क्या होता है जरा अच्छे से देखते चलना। मेरा बेटा मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे कोई दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये रहा, ठीक है, और एक वेक्टर भाई साहब ये रहा, और इनके दरमियान में कोई एक सर्टेन एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये कोई एंगल बन रहा है मेरे बेटा यहाँ पे हमारे पास, ये कोई एंगल बन रहा है। और मुझे कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, आपने इनका रिजल्टेंट बताना है। तो एक तरीका तो वही है जो आपने अभी सीख लिया कि भाई आपने क्या करना है, ए का एक्स कंपोनेंट बनाओ, बी का एक्स कंपोनेंट बताओ, जोड़ लो, तो आपको रिजल्टेंट का एक्स मिल जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है, पॉइंट क्लियर हो गया। एक तरीका तो ये है मेरा बेटा हमारे पास कि आप जो है ना वो, आप जो है ना वो सीधा सीधा क्या करो, आप सीधा सीधा जो है ना वो एक का एक्स बनाओ फिर दूसरे का एक्स बनाओ, इस तरीके से कर लो। ठीक है, दूसरा तरीका ये है मेरा बेटा आपके पास कि अब जो हम सीख रहे हैं ना लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ साइन वाली टेक्निक, अब वो तरीका है आपके पास। अब देखो जरा इसके अंदर हमने क्या काम करना होता है, अच्छे से देखते चलो पता चल जाएगा क्लियर। ठीक है, चलो देखो, अब हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन कहता है आर इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर मेरा बेटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। बच्चे साथ साथ जवाब देते जाना ताकि वेक्टर्स आपके लिए मुश्किल ना रहे। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। और यहाँ पे जो रिजल्टेंट है ना मेरा बेटा, ये जिस रिजल्टेंट की हम बात कर रहे हैं, रिजल्टेंट क्या है? ये रिजल्टेंट है मेरा बेटा ए और बी को ऐड करके आ रहा है। जो आपने डायगोनल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो आपने यहीं पे डायगोनल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मैं आपको यहीं से बता भी देता हूँ। ये जिस हम आर की बात कर रहे हैं ना, ये जो हम आर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं जिसका मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये आर बराबर है
ए प्लस बी के मॉड के। अच्छा, इसका ना जरा फर्क समझ लेना, यहाँ आपने क्या कर रहे हो। ठीक है, मैं आपके सामने जरा डायग्राम पहले बना दूं ताकि आपका ना ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। देखो, ये है, मान लो मेरा बच्चे हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको हम रिवर्स कर लें। एक मिनट देना बच्चे जरा मुझे। अब देखो मेरे बच्चे, ये हमारे सामने मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया है, इसको अब देखते हैं और इसके ऊपर चीजें मार्क करते हैं। ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास एक वेक्टर ए है। ठीक है, और ये मेरा बेटा हमारे पास एक वेक्टर बी है, और आपको बोला जा रहा है आपने इनको ऐड करके रिजल्टेंट बनाना है। ठीक है, इनका रिजल्टेंट आपने शो करना है। अब यहाँ पे आप एक चीज तो ये नोट कर लो कि आपके पास यहाँ पे जो थीटा है ना, ये थीटा क्या चीज है, पहले जरा ये क्लियर कर लो, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। मेरे बच्चे, जो थीटा है ना हमारे पास, ये थीटा हमारे पास है हमारा म्यूचुअल एंगल। थीटा क्या है हमारे पास? थीटा है बच्चे म्यूचुअल एंगल। म्यूचुअल एंगल, म्यूचुअल एंगल को आगे चल के भी आपने जहन में रखना है। म्यूचुअल एंगल मेरा बेटा आपके पास होता है टेल टू टेल एंगल। देखो आपको नजर आ रहा है, दोनों वेक्टर की टेल जिस जगह पे जुड़ी हुई है उसका जो एंगल है वो मेरा बेटा आपके पास क्या होता है, आपका म्यूचुअल एंगल होता है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। टेल टू टेल एंगल ये हो गया हमारे पास हमारा म्यूचुअल एंगल। सही होती है बात की, ये हमें नजर आ रहा है। अच्छा, अब आप नोट करो गौर से, मैंने क्या किया, मैंने वेक्टर को एज इट इज कॉपी किया। ए वेक्टर में ले गया ऊपर, ए वेक्टर में ले गया ऊपर। ठीक है, अच्छा, ए वेक्टर में ले गया ऊपर, बी वेक्टर को मैं स्लाइड करके ले आया इस जगह पे। तो ये मेरा बेटा जो मैंने डॉटेड लाइन शो करी है ना, ताकि आपको नजर आ जाए ये क्या चीज है, ये बेसिकली मेरा बेटा मेरे पास बी वेक्टर है और ए वेक्टर ही दोबारा बने हुए। तो ये है मेरे बच्चे मेरा ए वेक्टर, और रीजन भी अभी मैं आपको समझा दूंगा। और ये है मेरा बेटा हमारे पास हमारा बी वेक्टर। अब यहाँ पे अब यहाँ पे ये है मेरा बेटा हमारे पास इनका रिजल्टेंट। तो मुझे लग रहा है तुम लोगों की ना दुआएं लग गई हैं, वन नोट जो है ना वो हैंग हो रहा है बीच में। चलो, ये है मेरा बेटा हमारे पास हमारा रिजल्टेंट जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, अब ये मेरा बेटा हमारे पास जो है ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट बन रहा है। ठीक है, अब आप वापस आ जाओ जो हम लोग बातचीत कर रहे थे। अब यहाँ पे ना जरा आप कुछ चीजें अपनी ना क्लियर रखिएगा, जो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं ना वो आप गलती ना करो तो बेहतर रहेगा। पहली चीज ये क्लियर रखो कि आपका जो थीटा है ना मेरा बेटा, ये कौन सा एंगल है, ये म्यूचुअल एंगल है वेक्टर्स के दरमियान का। एक चीज, दूसरी चीज जो मैंने रिजल्टेंट बनाया ना, अगर आप नोट करो, रिजल्टेंट मैंने ये आपका ग्रीन हाइलाइटर से शो किया है, और रिजल्टेंट का एंगल एक्स एक्सिस से ये वाला होगा जिसको मैं अल्फा से शो कर रहा हूं। रिजल्टेंट का एंगल इज समथिंग एल्स, और जो पीछे थीटा है ना वो समथिंग एल्स है। तो ये दो चीजों को कंफ्यूज ना कर देना जाके। दूसरी चीज, अब आप कर क्या रहे हो, आप आर इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा कर रहे हो, इससे आपका आंसर आ रहा है। ठीक हो गया, और ये जो आर है यहाँ पे ये किसके बराबर है, ए और बी के रिजल्टेंट के बराबर है। आपको यहां से नजर भी आ रहा है, पहला वेक्टर आपका ए था, इसका जो टेल था, सॉरी इसका जो हेड था, उसके ऊपर आपने क्या करा, उसके ऊपर आपने मेरा बेटा बी वेक्टर की टेल लगा दी। देख लिया आपने, ये चीज भी नजर भी आ गई आपको, ये वहां से आपका रिजल्टेंट बन गया। बेटा ये वेक्टर डायग्राम में तो किसी को बस मसला नहीं है ना, ये वेक्टर डायग्राम हम ऑलरेडी पढ़ना सीख चुके हैं, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। बोलो बच्चे, जल्दी जल्दी बता दो ताकि हम आगे चलें। ये तो क्लियर है ना। और जो मैंने इसका बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट बनाया है वो भी क्लियर है, उसमें पहला वेक्टर मैंने बी को लिया हुआ है, दूसरा वेक्टर मैंने ए को लिया हुआ है। तो यानी कि बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि आपका जो वेक्टर एडिशन है ना वो कम्यूटेटिव है, यानी कि आप चाहे ए प्लस बी कर लो, ए प्लस बी कर लो, चाहे आप बी प्लस ए कर लो। ठीक है, अच्छा, जो आपका म्यूचुअल एंगल होता है ना वो हमेशा टेल्स के दरमियान में होता है। मेरा बेटा आपके पास ना कुल मिला के तीन पॉसिबिलिटीज होती है, जहन में रखिएगा। ये वाली बात भी आ गई तो अब यहीं पे कर लें, वरना ये मैं हेड टू टेल रूल में करता हूँ अक्सर। एक पॉसिबिलिटी ये होती है मेरा बेटा कि आपके पास ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है मेरे बच्चे, और से देखना, दोनों की टेल आपस में मिल रही है। एक पॉसिबिलिटी ये है मेरा बेटा। एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये होती है कि आपके पास ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, दोनों का हेड आपस में मिल रहा है। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी ये होती है, एक वेक्टर ये है मेरा बेटा, और एक वेक्टर ये है आपका, जिसमें एक की हेड आ रही है एक की टेल आ रही है।
अब इसमें जो आपका रिकमेंडेड एंगल है ना, वो हमेशा ये वाला ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये चीज आपको किसी किताब में लिखी नहीं मिलेगी, इसलिए अच्छे से समझ लो। ये थीटा आपको हमेशा चाहिए होता है, और ये थीटा मेरा बेटा आपके पास कहलाता है म्यूचुअल एंगल। दिस इज म्यूचुअल एंगल। अच्छा सर, अगर मिसाल के तौर पे दो वेक्टर का हेड बनना शुरू हो जाए भाई, फिर हम क्या कर लें? अब समझते हैं फिर क्या करेंगे, अभी समझ लेते हैं। देखो, और से देखना अब क्या करेंगे मेरा बेटा। ये जो दोनों वेक्टर है ना, इनको मैं थोड़ा थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं, और से देखिएगा। ये पहला वेक्टर था, इसको मैंने थोड़ा सा कर दिया एक्सटेंड, ये आगे एक्सटेंड कर दिया, आगे ले आया। सिमिलरली मेरे बच्चे, ये मेरा दूसरा वेक्टर था, इसको भी मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। ठीक है ना भाई, एक्सटेंशन समझते हो ना, आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने से फायदा क्या हो रहा है? एक्सटेंड करने से फायदा ये हो रहा है भैया कि मेरे पास बेसिक ज्योमेट्री के पोस्टुलेट्स वैलिड होना शुरू हो गया अब यहाँ पे उठ के। कौन कौन से? देखो यहाँ पे जरा, देखो भैया, जो यहाँ पे मेरा हेड टू हेड एंगल था, वही यहाँ पे मेरा टेल टू टेल एंगल बन जाएगा। चेक करो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट आपने बचपन में पढ़ा होगा कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आपके पास हमेशा कैसे होते हैं? सेम होते हैं। पॉइंट समझ में आ गया? तो इसका मतलब आपने इस वाली फिगर से ये सीखा कि जो आपका हेड टू हेड एंगल होगा, और से देखिएगा, जो आपका हेड टू हेड एंगल होगा, वही आपका क्या बन जाएगा मेरा बेटा? वही आपका टेल टू टेल बन जाएगा। इस वाली हिसाब किताब के तहत वही क्या बन जाएगा? आपका टेल टू टेल एंगल बन जाएगा। अच्छा जी, अब आगे देखो जरा। और मेरे बच्चे, ये वाला जो हमारे पास है, ये जो अगला वाला हमारे पास है, अब इसके अंदर मसला क्या है? इसके अंदर ये आपका बन रहा है मेरा बेटा हेड टू टेल एंगल। क्या बन रहा है? ये हेड टू टेल एंगल बन रहा है। आप हेड टू टेल एंगल नहीं रख सकते, क्योंकि आपने म्यूचुअल एंगल रखना होता है, और म्यूचुअल एंगल आपके पास क्या होता है? हमेशा टेल टू टेल होता है। अब क्या करें भाई? वही काम करेंगे जो अभी तक करते आए, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें तो इसके अंदर। एक वेक्टर को एक्सटेंड करेंगे भैया, इस वेक्टर को मान लो मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये वेक्टर को मैं एक्सटेंड करके आगे लिया, या फ्री वेक्टर समझ लो, फ्री वेक्टर बना लिया, कुछ भी समझ लो यार, जैसे मर्जी समझ लो। अब देखो मेरा बेटा, आपको एक बात तो पता है अच्छे से, क्या? ये जो मैंने ग्रीन से बनाया है, ये पूरा 180 डिग्री के बराबर होगा, इतनी बात तो हम जानते हैं अच्छे से। क्यों? स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सही है। अब आप नोट करें यहाँ पे, ये वाला जो एंगल होगा, क्या मैं कह सकता हूँ ये जो बचा हुआ एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल होगा 180 डिग्री माइनस थीटा के बराबर, हाँ या ना? यानी कि आपने क्या सीखा कि अगर आपके पास हेड टू टेल एंगल गिवन है, तो आप 180 डिग्री में से हेड टू टेल एंगल को माइनस कर देंगे, तो इवेंचुअली आपको क्या मिल जाएगा? आपका म्यूचुअल एंगल। बोलो भैया, ये बात सबको क्लियर हो गई? आपके पास अगर हेड टू टेल एंगल होगा, आप क्या करोगे? आप माइनस कर दोगे। किसको किस में से माइनस कर दोगे? आप माइनस कर दोगे 180 डिग्री में से, आपका मसला हल हो जाएगा। बोलो भैया, क्लियर हो गई यहां तक की सारी बात सबको? गुड हो गया, चलो आगे चलते हैं। वैसे ही बीच में एक बात आ गई थी, ठीक है। अब वापस आते हैं मेरा बेटा, हमारे पास जो हमारे रिजल्टेंट की इक्वेशन चल रही थी, लॉ ऑफ कोसाइन के अंदर, उसी पे बात करते हैं। मेरे बच्चे, ये हमारे रिजल्टेंट की इक्वेशन है, आर इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इसमें से आपका एग्जामिनर सवालात कैसे कैसे देता है, देख लेते हैं जरा भैया, सवालात कैसे कैसे आते हैं। देखो सवालात कैसे कैसे आते हैं, अच्छे से देखना आप जरा। मेरे बच्चे, आपको वो कहेगा कि आपके पास एक वेक्टर है, मान लीजिए 10 यूनिट्स का, ठीक है। एक वेक्टर है मेरे बच्चे, मान लीजिए आपके पास 30 यूनिट्स का, और आपको कहा जा रहा है इनके दरमियान का जो म्यूचुअल एंगल है, म्यूचुअल एंगल मतलब दोनों वेक्टर्स के दरमियान का जो एंगल है, वो मान लो मेरे बच्चे आपको इन्होंने दे दिया 60 डिग्री का। अब वो कहता है भाई रिजल्टेंट निकाल के दिखा दो अब जरा। अच्छे से सुनना, इसके बाद मैं आपको वो बात बताऊंगा जिसके ऊपर मैंने बोला था पूरे वेक्टर एडिशन की रू है वो कॉन्सेप्ट हमारा। देखो, फॉर्मूला आपके सामने, फॉर्मूला लगाना नहीं सीखो, फॉर्मूले को फील करते चलो। ए कितना है? 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100। बी कितना है? 30, 30 का स्क्वायर हो गया 900, ठीक है। फिर 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 30, साथ आ गया मेरे बच्चे कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस ऑफ 60 डिग्री होता है हमारे पास हाफ। अब मेरे बच्चे इसके अंदर से जो मरने मार दो, 2 से 2 मर गया। आर इक्वल, ये क्या हो गया मेरा बेटा? 1000 हो गया ये चीज। 10 30 से कितना हो गया मेरे बच्चे? ये हो गया हमारे पास 300 हो गया। तो आंसर क्या आ गया? आंसर हमारे पास आता जाता है 1300 आ जाता है। 1300 को थोड़ा सा हम इस तरह लिख सकते हैं, 13 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 को रूट से बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो बचता है भाई 10 अंडर रूट 13। अब अंडर रूट 13 का आंसर आप करोगे तो वो 4.6 4.7 आ रहा होगा। मल्टीप्लाई कर दोगे 46 47 आंसर बन जाएगा। उतनी लंबी नहीं कर रहे भी हम, ठीक है। हमें मेन कॉन्सेप्ट इतनी बात समझ में आ गई।
अब मैंने आपको जब ये पूरी कहानी शुरू की थी ना मेरे बच्चे, तो मैंने आपको कहा था कि देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन स्केलर एडिशन एंड वेक्टर एडिशन। मैं फिर वो बात रिपीट कर रहा हूं, अब आप मुझे बताना क्या अब आपको कॉन्सेप्ट पूरा फील हुआ या नहीं हुआ। देखो अब मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो गौर से। अगर एक नंबर 10 है और एक नंबर 30 है, इसको आप जोड़ोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 40 आएगा। हमेशा क्या आएगा, 40 आएगा। लेकिन अभी आपने जब 10 और 30 को जोड़ा तो एग्जामिनर ने बोला भाई दरमियान का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो दरमियान का एंगल जब 60 डिग्री था तो इसका आंसर आया 10√13। अगर इस यहां पे थीटा 60 के बजाय 30 डिग्री होता, 45 डिग्री होता, 90 डिग्री होता, कोई भी एक्स वाई जेड थीटा होता, तो इसका आंसर आपके पास ये 10√13 ना आ रहा होता। ये बात सबको समझ आ रही है, क्योंकि आपका जो रिजल्टेंट है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, थीटा के ऊपर। थीटा चेंज हो जाएगा तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये है मेरा बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एडिशन एंड स्केलर एडिशन। कितने लोगों को वेक्टर एडिशन जिंदगी में पहली बार क्लियर हो गया कि वेक्टर एडिशन स्केलर एडिशन से मुख्तलिफ होता क्यों है। वेक्टर एडिशन के अंदर, वेक्टर एडिशन के अंदर हमें एंगल देखना होता है। वेक्टर एडिशन में हमें एंगल देखना होता है, स्केलर एडिशन में हमें एंगल देखना नहीं होता। स्केलर सीधा ऐड होता है, वेक्टर के अंदर हमारे पास ऐड कर। बेटे एंगल हाफ क्यों करेंगे हम, उस पर भी आता हूं अभी। क्लियर हो गया, चलो गुड हो गया। अब देखो जरा, अब यहां पे मेरे बच्चे जरा ये चीजें अपने पास ना क्लियर कर लेना बिल्कुल, कि आपके पास वेक्टर्स को ऐड करते हुए थीटा की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहां पे मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं और उससे आपके कुछ कॉन्सेप्ट मजीद बनेंगे। मैं कहता हूं भैया आपके पास, मैं कहता हूं कि एक वेक्टर आपके पास है ए 3 न्यूटन का, एक वेक्टर बी है मेरे बच्चे आपके पास 4 न्यूटन का। ठीक है, आपने क्या करना है, मुझे रिजल्टेंट निकाल के बताना है, और 3 केसेस में रिजल्टेंट निकालना है आपने। अगर थीटा 0 डिग्री है तो बताओ रिजल्टेंट क्या होगा, थीटा 180 डिग्री पे बताओ रिजल्टेंट क्या होगा, थीटा मेरे बच्चे 90 डिग्री पे बताओ रिजल्टेंट क्या होगा। इन तीनों केस पे रिजल्टेंट निकाल दो जल्दी से और मुझे बताओ। चलो मेरा बेटा देख लो, आप में से अक्सर लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया है। मैं आपको एक पार्ट फिर भी सॉल्व करके दिखा देता हूं कि अगर किसी का आंसर नहीं आ रहा तो देख ले भाई। R = √a², तो भाई ए की जगह आ गया 3b² प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। ठीक हो गया भैया। इसी तरीके से किया होगा, जब 180 डिग्री वाला आएगा तो आप 180 लिख देना भैया। ठीक है, तो आपका मसला वहां पे हल हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करा, आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया भाई। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है भैया 16, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और cos 0 डिग्री क्या होता है मेरे बच्चे 1 हो जाता है। सही हो गया। 9 में 16 ऐड किया तो 25, 25 में 24 ऐड किया तो ये हो गया हमारे पास 49, और 49 किसका रूट होता है 7 का। 49 का रूट क्या होता है 7 होता है। तो भैया थीटा 0 डिग्री वाले पे इसका आंसर 7 आ रहा है, 180 डिग्री वाले पे इसका आंसर 1 आ रहा है, और 90 डिग्री वाले पे इसका आंसर 5 आ रहा है। जितने लोगों के ये आंसर मैच कर रहे हैं, एक्सेलेंट, 7 1 5, 7 1 5, दीज आर करेक्ट ऑप्शंस एंड करेक्ट आंसर्स। ठीक है, अब यहां पे भैया एक चीज जो आपको अब समझनी है। ठीक है, ये बात तो हमें समझ ली कि हमने ये सवाल कैसे करा है। अच्छा, एक एग्जामिनर इसका वाइस वर्सा करके क्वेश्चन भी पूछता है, वो वाइस वर्सा करके क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि अगर आए तो आपको आइडिया हो जाए किस तरह से होगा। मेरे बच्चे अगर मैं कहूं कि भैया रिजल्टेंट मिसाल के तौर पे 5 न्यूटन है, और वेक्टर ए है 3 न्यूटन का, और वेक्टर बी है 4 न्यूटन का, तो मुझे म्यूचुअल एंगल बता दीजिए बिटवीन ए एंड बी। तो आप बता सकते हो, मुझे आप क्या करो, मुझे आप म्यूचुअल एंगल बता दो बिटवीन ए एंड बी। तो आप बता सकते हो ये बात या नहीं बता सकते, बोलो हाँ या ना। म्यूचुअल एंगल बिटवीन ए एंड बी अगर आपको बोला जाए कैसे करेंगे, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं भैया, करके बता दो। भैया फॉर्मूला यही है, R = √a² प्लस b² प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। अब देखो आपको आर भी पता है, ए भी पता है, बी भी पता है, थीटा आपको चाहिए, तो भाई आर का वैल्यू पुट करना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करना, सिंप्लीफाई करना, cos थीटा निकालना, हो जाएगा भैया। मुझे बता दो जल्दी से। बहुत आला भाई, बहुत आला, बेहतरीन होगी।
इसका आंसर हमारे पास 90 डिग्री आ रहा है। एक्सेलेंट। किसी को नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ भाई, आर की जगह पे जो गिवन है वो रख दो उठा के, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर देंगे तो वहां सीधे हाथ से रूट मर जाएगा। ए की जगह आ जाएगा 3, ठीक है, बी की जगह आ जाएगा 4, ठीक है, साथ में 2, 3, 4, ये आपको मालूम करना है। सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा एंड आंसर विल कम आउट टू बी 90 डिग्री। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब देखो मेरा बेटा, इसके अंदर हमने एक और चीज सीखनी है। अब आ जाओ उस एक और चीज की तरफ। आपके पास लिखा हुआ है आर इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है भैया। बच्चे अगर आप नोट करोगे आपको यहाँ पे एक चीज वाजे तौर पे नजर आ रही है। और से देखो कि आपका जो रिजल्टेंट है वो किस पे डिपेंडेंट है, कॉस थीटा पे। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा तब रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, कॉस थीटा मिनिमम होगा तब रिजल्टेंट मिनिमम होगा। बच्चे कॉस थीटा मैक्सिमम होगा तो मेरा रिजल्टेंट भी कैसा होगा, मैक्सिमम हो। देखते चलना आप जरा। कॉस थीटा मिनिमम होगा तो मेरा बेटा मेरा रिजल्टेंट भी कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है +1 और वो होती है कॉस 0 डिग्री की मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। कॉस 0 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 कॉस थीटा की। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू होती है कॉस 180 डिग्री की, थीटा 180 डिग्री की होती है -1, इससे ज्यादा कम नहीं हो सकती वैल्यू। सही है। अब जरा यहां पे देखो बच्चे, जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूं, मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट बताओ। अगर मैं आपको यहां पे मैक्सिमा का फॉर्मूला निकाल कर दूं और फिर इससे हम अखज क्या करेंगे वो भी देखना। रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, हमने पढ़ा जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। और कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा आपके पास 0 डिग्री होता है। थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या है, दोनों वेक्टर्स आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं, यानी कि एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहे हैंगे। अब अगर मैं आर मैक्स को यूज करता हूं यहां पे, तो भैया आर मैक्सिमम विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 0 डिग्री। ये बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा। अब मेरा बेटा हमारा जो कॉस 0 डिग्री होता है वो कितना होता है हमारे पास, 1 के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक हो गया, ये बन जाएगा। अब आप यहां पे नोट करो तो आपको यहां पे एक अदद फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है रूट के अंदर। अगर आपने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अपने बचपन में, तो वो फॉर्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दो या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख दो, एक ही बात हो जाएगी यहाँ पे। इसको आप ऐड करोगे तो मेरे बच्चे ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये चीज हमारे पास बन जाएगी। रूट से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनता है, ए प्लस बी। देखो भैया यही चीज मैं आपको पहले भी कह रहा था, देखो फिर आपको यहां पे ये बात नजर आ रही है। मैंने आपको कहा था वेक्टर के एडिशन के लिए, वेक्टर की एडिशन के लिए आपके पास, बच्चे ये 90 डिग्री कैसे आया, इसके लिए ये नजर आ रहा है आपको, ये चीज ये दिख रही है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 का स्क्वायर करो 25 होगा, 3 का स्क्वायर करो 9 होगा, इधर लाके माइनस करो, फिर 4 का स्क्वायर 16 होगा, इधर लाके माइनस करो, जो बचेगा ये 2 3 का 4 और 4 4 का 16, 16 को यहाँ बीच के डिवाइड करना, फिर कॉस इनवर्स करना, आंसर आ जाएगा उनके। ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे जरा आगे। मैंने आपको कहा था कि जब मेरे बेटा हमारे पास जो थीटा है वो 0 डिग्री होगा, और से देखो अभी पीछे यही बात की थी मैंने जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड पढ़ा था। मैंने कहा था जब थीटा 0 होगा तो आप सिंपल स्केलर्स की तरह अपने वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को ऐड करोगे तो आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो यही आ रहा है यहाँ पे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ वो केस है जब थीटा क्या होगा आपके पास, 0 डिग्री होगा। अगर मिसाल के तौर पे थीटा 90 डिग्री होता तो क्या होता, वो भी चेक कर लो जरा। थीटा 90 डिग्री में भी चेक कर लेते हैं जरा। देखो यहाँ पे देखो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है मेरे बेटे, 0 डिग्री के बराबर होता है। सॉरी, 0 डिग्री बोल रहा हूँ, कॉस 90 0 के बराबर होता है। जब कॉस 90 0 होगा तो ये पूरा फैक्टर खत्म हो जाएगा। जब ये फैक्टर खत्म हो जाएगा तो क्या बनेगा, आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। अभी आप रिवाइज करो, जो मैंने पीछे आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड बताया था उसके अंदर हमने अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर करना सीखा था, याद आ रहा है। वो जो अंडर रूट आपने अभी सीखा था ना थोड़ी देर पहले, अंडर रूट वो यही चीज है भाई। वो जो आपने अभी थोड़ी देर पहले सीखा ना, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, वो जो भी मुझसे कोई बच्चा पूछ भी रहा था, मैंने कहा था भैया थोड़ा सब्र कर जा, अभी मैंने वही पढ़ाना है। तो ये वही तो चीज है। फर्क क्या होता है मैंने आपको बताया था, अगर आपको नहीं याद आ रहा हो तो फिर सीख लो। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के अंदर जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं
इनके दरमियान में थीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो आगे 2ab cos थीटा वाला पार्ट खत्म हो चुका है वहां पे, इसलिए ये फॉर्मूला बन गया। अब हम बात कर रहे थे मैक्सिमा और मिनिमा रिजल्टेंट की, तो मैंने बताया था मैक्सिमम कब होता है, जब cos थीटा मैक्सिमम होता है। अब हम जरा मिनिमम की भी बात कर लेते हैं। भैया आपके पास रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा, जब मेरा बेटा हमारे पास जो cos थीटा है ये कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और cos थीटा जो मिनिमम होता है वो कब होता है भाई, जब थीटा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और थीटा 180 डिग्री कब होता है, इसका मतलब आपके वेक्टर्स कैसे हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। एंटी पैरेलल कहते हैं या अनलाइक वेक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है, जिनका डायरेक्शन सेम ना हो, ऐसे वेक्टर्स भी आप इनको कहते हो। जो थीटा 90 डिग्री वाले होते हैं बच्चे, इनको आप कहते हो कि दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या कहते हैं आप, परपेंडिकुलर कहते हो, और आप इन्हें कहते हो नॉर्मल वेक्टर्स, और मेरा बेटा आप इन्हें कहते हो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ये सारे के सारे जो हैं वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर हैं। जैसे आपके पास जितने भी रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स हैं वो भी सारे के सारे क्या हैं, आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं, ठीक है। नहीं बेटा 90 डिग्री में डायरेक्टली ऐड कैसे करेंगे, आपके सामने जब मैंने 90 डिग्री वाला फॉर्मूला निकाला है तो 90 डिग्री का फॉर्मूला देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है फॉर्मूला। जो 0 डिग्री का फॉर्मूला था वो आ रहा था a प्लस बी, तो उसमें आप ऐड कर सकते थे। मैंने क्या बताया, हर केस में आप वेक्टर की मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली ऐड करके रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते। अकेला केस जिसमें सीधा सीधा ऐड होकर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ सकता है वो 0 डिग्री वाला केस। ठीक हो गया। अब देखो आगे, अब अगर मैं इसका फॉर्मूला ड्राइव करूं, आर मिनिमम का फॉर्मूला ड्राइव करूं, देखो फिर इसका सवाल बता रहा हूं किस तरह से आता है। अगर मैं आर मिनिमम का फॉर्मूला ड्राइव करता हूं तो मेरे बच्चे क्या बनेगा, आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 डिग्री, यही बनेगा हमारे पास, कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 कितना होता है भैया, कॉस 180 होता है हमारे पास -1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ब्रैकेट में आ गया जनाब आपके पास माइनस का, यही चीज बनेगी हमारे पास। अब देखो गौर से, ये जो मेरा बेटा हमारे पास -1 है, इस -1 को जब आप यहां प्लस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही चीज आपके पास क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, ये चीज बन जाएगी। अब ये वाला फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, ये फॉर्मूला मेरा बेटा हमारे पास है a माइनस बी के होल स्क्वायर, अगर आपको याद है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर -2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चे। अब इसके अंदर भी आप देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जल्दी से a माइनस बी का जो आपका होल स्क्वायर है इसको आप बना के एक बार देख लो, आपका जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये आपके पास क्या बन रहा है, ताकि हम इसको भी फाइनलाइज कर लें एक बार। देखो भैया, अब इसको जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये आर मिनिमम हमारे पास ये बन जाता है मेरे बच्चे हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा भैया a माइनस का, ठीक हो गया, ये चीज बन गई आपके पास। अब देखो ये कुछ चीजें जो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं सीधा सीधा ऐड कर दो रिजल्टेंट आ जाएगा। अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर है पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर वेक्टर्स एंटी पैरेलल है तो सब्ट्रैक्ट करने से आंसर आएगा। और अगर ना पैरेलल है ना एंटी पैरेलल है ना परपेंडिकुलर, फिर क्या करें, तो भैया ये सारे फॉर्मूले आ कहां से रहे, ये सारे फॉर्मूले आपके मेन फॉर्मूले से आ रहे हैं। वो मेन फॉर्मूला तो जनरल फॉर्मूला आपके पास है ही है, आर इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जनरल फॉर्मूला वेयर थीटा कैन बी एनी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये जो मैंने आखिर में पूरी राम कथा सुनाई है, मुझे बता दो कि ये कितने लोगों को सारी चीज क्लियर हो चुकी है कि अच्छे तरीके से, बोलो। चलो गुड हो गया। अब देखो मेरा बेटा, जो मैंने स्टार्ट में बात बताई थी ना, मैं वही बात आपके पास यहाँ पे दोबारा आ रहा हूँ। आपको यहाँ पे देखो, आपने ना दो चीजें सीखी हैं। एक आपने सीखा कि आर मैक्सिमा कैसे आएगा, एक आपने सीखा कि आर मिनिमा कैसे आएगा। मेरे बच्चे आपने आर मैक्सिमा सीख लिया और आपने आर मिनिमा भी सीख लिया, ऐसे ही है। अब देखो यहाँ पे सर, आपके पास मैक्सिमा और मिनिमा के पता चलने से होता क्या है, जरा ये समझिएगा। एक मिसाल से समझ लो, मान लो मेरा बेटा कि आपके पास कोई एक पेपर है, जैसे मान लो फिजिक्स का ही पेपर है। फिजिक्स के पेपर के अंदर जो मैक्सिमम मार्क्स है, अज्यूम कर लेते हैं कि वो 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, 100 नंबर का पेपर है, ठीक है।
100 नंबर का पेपर है, मान लो 10,000 बच्चे ये पेपर अटेम्प्ट करते हैं। मुझे बताओ, क्या अगर मैं आपको बोलूं किसी बच्चे के नंबर आए 30, तो क्या ये पॉसिबल है? जल्दी जल्दी बताओ, हाँ या ना, पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है। अगर मैं कहता हूं किसी बच्चे के नंबर आए 40 यानी कि 40, पॉसिबल है? पॉसिबल है। मैं कहता हूं किसी बच्चे के नंबर आए 5, पॉसिबल है? 5 नंबर आए, पॉसिबल है? पॉसिबल है। मैं कहता हूं किसी बच्चे के नंबर आए 0, पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। भाई उसने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया, पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, आ गया 0 नंबर आ गया। मैं कहता हूं किसी बच्चे के नंबर आए -5, ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कहीं भी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं किसी बच्चे के नंबर है 110, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि आप ना एक एक लिमिटेशन डिफाइन कर रहे हो कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 100 हो सकती है, इसके बाहर आप नहीं जा सकते। तो आर मैक्सिमा और आर मिनिमा भी यही काम करता है एग्जैक्टली exactly। वो क्या करता है, आपको रेंज बता देता है कि आपका वेक्टर किस रेंज में लाई करेगा, किस रेंज में लाई करेगा आपका वेक्टर, ठीक है। अब देखो गौर से, समझना यहां पे जरा। अगर मैं कहता हूं आपका एक वेक्टर है 3 न्यूटन का, एक वेक्टर है आपका 4 न्यूटन का, अगर मैं आपको कहता हूं मुझे बताइए इसका मैक्सिमा क्या होगा, क्या पूछ रहा हूं, इसका मैक्सिमा। मैक्सिमा कैसे निकालते हैं? दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को जोड़ के, तो भैया बन गया, जोड़ लिया आपने, क्या बनता है 7 न्यूटन। अगर मैं कहता हूं मुझे इसका मिनिमा बताइए, भाई मिनिमा क्या होगा, कैसे निकलता है मिनिमा? सब्ट्रैक्ट करके, बड़े में से छोटे को माइनस कर दे, क्या आ रहा है 1 न्यूटन। यानी कि मेरा बेटा ये कह रहा है कि इन वेक्टर्स की जो मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट हो सकता है वो 7 है, जो मिनिमम पॉसिबल रिजल्टेंट हो सकता है वो 1 न्यूटन है। अदरवाइज इनके दरमियान में एग्जिस्ट करेगा। ये कब होगा? जब थीटा 0 डिग्री होगा। ये कब होगा? जब थीटा 180 डिग्री होगा। क्या ये बात मेरी हजम हो गई सबको, कि आपका जो वेक्टर है उसका मैक्सिमम रिजल्टेंट 1 न्यूटन 7 न्यूटन हो सकता है, मिनिमम रिजल्टेंट 1 न्यूटन हो सकता है? बोलो भाई साहब, क्लियर हो गया? बेटे -1 नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। क्लियर हो गई? ये वेक्टर कॉन्सेप्ट की मेन रूट थी जो आपको समझ में आनी चाहिए, जिसको आगे हम मैकेनिक्स में यूज करते रहेंगे, बहुत दफा यूज करेंगे। ये मेन कॉन्सेप्ट है। अब एक और चीज समझ लो। अगर मैं आपसे पूछता हूं यहां से देखते हुए ना, अच्छे से समझ के सोच के मुझे बताना। अगर मैं आपसे पूछता हूं मुझे बताओ, क्या 5 न्यूटन रिजल्टेंट एग्जिस्ट कर सकता है इन दोनों वेक्टर्स का या नहीं कर सकता? ये दो वेक्टर है, 3 न्यूटन 4 न्यूटन, क्या इनका रिजल्टेंट 5 न्यूटन एग्जिस्ट कर सकता है? अरे बोलो भैया, कर सकता है या नहीं कर सकता? जिंदा होने का सबूत दो। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बेटे 1 न्यूटन से लेके 7 न्यूटन के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी वो एग्जिस्ट कर सकती है। तो क्या 5 न्यूटन 1 न्यूटन और 7 न्यूटन के बीच में आता है? बोलो भैया, आता है नहीं आता? आता है। अब आपने ये चेक करना है कि ये कहां एग्जिस्ट करता है, तो वो मैं आपको चेक करा देता हूं कहां एग्जिस्ट करता है, देख लो भैया। फॉर्मूला आपके पास है, आर इक्वल √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। सही है भाई? आपने आर की जगह पे क्या लिख दिया, एग्जैक्टली exactly हमने यही वाला सवाल अभी सॉल्व भी किया था। थ्री की जगह ए की जगह पे क्या आ गया 3, ऊपर आ गया स्क्वायर, बी की जगह पे आ गया 4, ऊपर आ गया स्क्वायर, ठीक है भैया। प्लस 2, यहाँ आ गया मेरा बेटा 3, ये हो गया मेरे बच्चे 4, साथ में आ गया हमारे पास कॉस ऑफ थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। 5 का स्क्वायर 25, आगे चलेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 कॉस ऑफ थीटा, ठीक हो गया। चल, अब देख लो यहाँ पे जरा, ये तो बना था मेरे पास 25, ठीक है। 9 + 16 कितना होता है, ये भी 25 होता है। प्लस ये क्या हो गया 24 कॉस ऑफ थीटा, इसको वहां भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो क्या बनेगा, 0 will be equal to 24 कॉस ऑफ थीटा। दूसरी तरफ भेज के डिवाइड कर देंगे, तो भैया कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 0, विच मीन थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे निकालो। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछता हूं भैया क्या इन दोनों का रिजल्टेंट 6 न्यूटन हो सकता है? बोलो, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या 6 न्यूटन पॉसिबल है पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो जहन में रखिएगा 6 न्यूटन भी पॉसिबल है। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि अपना कैलकुलेटर भले इस्तेमाल कर लो और मुझे बताओ 6 न्यूटन किस एंगल पे आ रहा है, तो बता सकते हो मुझे इसी इसी तरीके को यूज करते हुए कि 6 न्यूटन किस एंगल पे आता है?
देखो भैया, मैं इसको जो है ना वो सॉल्व करा देता हूँ। इस तरह के सवाल बहुत सारे आपको मिलेंगे करने के लिए। 6 न्यूटन कहाँ पे आ रहा है, तो पुट कर रहा हूँ। आर की जगह पे 6 पुट करा और स्क्वायर करा तो ये 36 हो गया। ए कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। साथ में आ गया मेरा बेटा 4 का स्क्वायर हो गया 16, प्लस 2 × 3 × 4, और आगे आ गया मेरा बेटा हमारे पास क्या, कॉस ऑफ थीटा। ठीक है बच्चे, अब सिंप्लीफाई करेंगे। 36 माइनस, अच्छा 9 में 16 ऐड किया तो क्या हो गया भाई साहब, 25 हो गई ये चीज। और खुदा ना खास्ता अगर किसी ने इसको ऐड किया हुआ है ना, अगर अगर यहाँ पे अगर किसी ने ये वाली हरकत करी है कि ये 2 3 × 6 और 6 4 × 24, 24 में 25 को ऐड करके यहाँ पे 49 कर दिया, और फिर 49 को वहां भेज के डिवाइड कर दिया। एक मिनट मेरा चेक कर लूं, मेरा ख्याल है इसी तरह से कुछ लोगों ने आंसर निकाला। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये बढ़ मारा है 36 / 49। हाँ, कुछ लोगों का आंसर इस वजह से आ रहा है। तो भाई अल्लाह अल्लाह का खौफ करो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे ये क्या बन रहा है आपके पास, ये हो गया हमारे पास 24 और ये हो गया कॉस थीटा, ठीक है हो गया। तो ये अ, एक चीज समझ लेना बेटे, अगर यहाँ कहीं पे लिखा हुआ है ना 25 + 24 कॉस थीटा, तो ये 25 में 24 ऐड नहीं हो सकता यहाँ पे, इस चीज का ख्याल करिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई आप, अब मेरे बच्चे कुछ नहीं करेंगे। 36 में से 25 को निकाल दो तो पीछे क्या बच जाता है, 11 बच जाता है। आगे आपके पास 24 कॉस ऑफ थीटा आ गया। अब अगर आपके एप्टीट्यूड लेवल पे ये क्वेश्चन आएगा तो आप थीटा को ऐसे ही छोड़ के आओगे, कॉस इनवर्स 11/24, यही आपका आंसर होने वाला हैगा। लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना चाह रहे हो, एप्टीट्यूड लेवल पे आएगा तो इस तरीके की कैलकुलेशन नहीं आएगी, परेशान नहीं होना, ठीक है। तो वो हमेशा वैसी कैलकुलेशन आएगी जो आप विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर कर सकते हो। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 62.7 डिग्री, ठीक है बच्चे। अब ये हमारा वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट था। हाँ मेरा बेटा, बस एक वेक्टर सब्ट्रैक्शन के साथ मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। बाकी कल हमारी क्लास जैसे नहीं होती, हमारी शेड्यूल नहीं है, तो मैं आपको होमवर्क क्लास भी दूंगा, वो आपने मुकम्मल करके रखना है। और मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो अगला वीक होगा उसके अंदर हमारे पहले दोनों चैप्टर का टेस्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि टेस्ट होगा आपका। अभी मैंने टेस्ट जो है वो इस चक्कर में नहीं रखा हुआ, क्योंकि कुछ बच्चों का क्लासरूम का मसला चल रहा है, कुछ बच्चे अभी ऐड नहीं हो रहे, कुछ की डाउनलोडिंग इनेबल नहीं हो रही, तो ये है, ठीक है। होमवर्क भी आप डाउनलोड करके चला सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलो, अब देखो आगे। अब मेरा बेटा हमारे पास, अब हम सीख रहे हैं यहाँ पे देख लो मेरा बेटा, पहले जरा गौर व फिक्र के साथ देख लो जो मैं समझा रहा हूँ। अब हम सीख रहे हैं मेरा बेटा हमारे पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या सीखने लगे, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। कई दफा ऐसा भी होता है कि आप दो वेक्टर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हो और आपका एग्जामिनर उनका रिजल्टेंट निकालने को बोलता है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे मैं भी आपको दिखा देता हूँ मैंने होमवर्क कहाँ अपलोड करना है, ठीक है, सब दिखा देता हूँ, टेंशन नहीं लो। देखो भैया, आपके पास, अब अगर इस रिजल्टेंट का मैं फॉर्मूले की तरफ जाता हूं तो ये मेरा बेटा हमारे पास बनता है √a² + b² माइनस 2ab cos ऑफ थीटा, ठीक हो गया, ये हो गया। अब इसको मेरे बच्चे हम पढ़ते क्या है, जरा ये जरा क्लियर कर लिएगा। इसको हम पढ़ते हैं, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, ये चीज है a - b का मॉड। अब इसके ऊपर ना जो मैं दो बातें बता रहा हूं, आप देखो कि आपको ये दो बातें हजम हो रही हैं। पहले स्टेप में आपने वेक्टर का डिफरेंस लिया, ठीक है। पहले स्टेप में आपने, पहले स्टेप में या पहले कदम पे या पहले स्टेप में आपने क्या किया मेरा बेटा, पहले स्टेप में आपने वेक्टर का डिफरेंस लिया, वेक्टर का डिफरेंस लिया, वेक्टर को आपस में सब्ट्रैक्ट किया, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करी। दूसरे स्टेप में आपने उस वेक्टर डिफरेंस का मैग्नीट्यूड लिया, दूसरे स्टेप में आपने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डिफरेंस लिया। बोलो मेरे बेटे, क्या आपको ये दो स्टेप समझ में आए हैं जो यहां पे होते हुए हो रहे हैं, बोलो ये दो बातें क्लियर हुई हैं। पहले स्टेप में डिफरेंस हुआ है, फिर ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जरा समझिएगा यहां, अगर आपके पास कहीं पे ये लिखा होता है ना a - b, ये चीज दिस इज नॉट इक्वल टू a - b का मॉड, बहुत सारे बच्चे ये गलती कर रहे होते हैं। ये जो ये लिखा हुआ है ना बच्चे, ये जो ये लिखा हुआ है, समझिएगा जरा बात। ये देखो, ये जो ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये जो ये लिखा हुआ है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसमें देखो, इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आप पहले स्टेप में मॉड लगा रहे हो। देखो पहले स्टेप में क्या लगाया है,
मॉड लगाया। मॉड लगाने का मतलब आपने पहले मैग्नीट्यूड निकाली है ए की और मैग्नीट्यूड निकाली है बी की। दूसरे स्टेप में आप क्या कर रहे हो, फिर आप डिफरेंस ले रहे हो, लेकिन अब आप डिफरेंस वेक्टर का नहीं ले रहे, आप डिफरेंस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स का ले रहे हो। जो सीधे हाथ में लिखी हुई है ए माइनस बी का मॉड, इसके अंदर क्या लगा हुआ है, पहले स्टेप में वेक्टर डिफरेंस किया, वेक्टर को वेक्टर से माइनस किया। दूसरे स्टेप में जो आंसर में वेक्टर आ रहा था, ए माइनस बी किया तो वेक्टर आ रहा था, उस वेक्टर का मॉड लिया है। क्या ये बात समझ आई है? बोलो हाँ या ना। भाई ये दो अलग चीजें हैं। मैं आपको ना एक मिसाल से ये दोनों चीजें करके भी दिखा देता हूँ। एक मिसाल से समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, मिसाल के तौर पे मेरे पास, देखो समझना गौर से, एक वेक्टर है मेरा बेटा, मेरे पास 3i कैप प्लस 4j कैप। एक है मेरा बेटा मेरे पास i कैप प्लस j कैप, ठीक है। चलो अब देखो एक और तरह से समझ लेते हैं। ये ना, अगर मैं आपको बोलता हूं a माइनस बी का मॉड बताइए, ये जो हमने पढ़ा है ना, यही चीज है, a माइनस बी का मॉड है। इसके मैंने कहा दो स्टेप है भाई, पहले आप करोगे a माइनस बी, तो कर लेते हैं भाई जरा a माइनस बी, अभी सीख रहे हैं। a माइनस बी हमारे पास क्या बनता है भाई, देखो a क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस, आगे क्या आ गया, i कैप प्लस j कैप, ठीक है, माइनस कर देंगे। 3i कैप माइनस i कैप कितना हुआ भाई साहब, 2i कैप। 4j कैप माइनस j कैप कितना हुआ भाई साहब, 3j कैप, ये हो गया। अब अगले स्टेप में आपने क्या किया, इसका मॉड ले लिया, ये मॉड ले लिया। मॉड लेने का मतलब क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे आती है, अंडर रूट x² प्लस y², हो गया भाई ये, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर क्या आता है आपका, अंडर रूट 13। ये जो चीज अभी हमने करी है ना भाई साहब, ये जो चीज हम कर रहे हैं अभी, ये कहलाती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डिफरेंस। ये है एक चीज, ठीक है। अब अगर मैं इसी के अंदर आपको कहता हूं, अरे भैया तुम तो नीचे आ जाओ, अगर मैं इसी के अंदर आपको कहता हूं, आप क्या करो, अब आप मुझे ये निकाल के दिखाओ, ये ऐसे, ये निकाल के दिखाओ, या ये चीज ऐसे लिखी हुई ए माइनस बी। इसका मतलब ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए में से मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल दो। पहले आप ए का मैग्नीट्यूड निकालो। अब यहाँ पे भाई ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही ऐसे ही निकलता है ना भैया। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, सही है। 9 में 16 ऐड किया 25, 25 का रूट क्या हो गया 5, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलता हूँ भाई मुझे बी का मॉड निकाल के दिखा दो आप, तो भैया बी का मॉड आपके पास 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके पास 2 बन गया। अब अगर आपने ए माइनस बी करना है तो क्या बनेगा भाई, 5 माइनस अंडर रूट 2 बनेगा। अगर आप मजीद सिंप्लीफाई की तरफ भी जाओगे ना, ये जो अंडर रूट 13 है, ये आपके पास कुछ 4.6 आएगा। और यहां से जब आप करोगे ना भैया, इसका आंसर आप निकालोगे, समझना जरा, यहां से जब आप करोगे तो ये बनेगा 5 माइनस अंडर रूट 2 होता है 1.414, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपका 3.611। अब बता दो क्या दोनों चीजें समझ में आ गई, कि मैं जो आपको ऊपर एक कहानी समझा रहा था कि भाई साहब, अगर आप ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हो, तो दिस इज नॉट इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड। बोलो भाई क्लियर है? सीधे हाथ पे जो एक्सप्रेशन लिखी है उसमें पहले वेक्टर से वेक्टर माइनस हुआ, जो आंसर में वेक्टर आया उसका मॉड लिया। उल्टे हाथ पे जो एक्सप्रेशन लिखी है उसमें आपने दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड लिया और फिर आपका डिफरेंस लिया। बोलो भैया क्लियर हो गया? अच्छा, अंडर रूट 3 का आंसर क्या आ रहा है? ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है ठीक है ठीक है। ये मेरा बेटा हमारे पास 3.6 आ रहा है। अच्छा भाई, अल्लाह के वास्ते इससे ही मत समझ लेना कि ये और ये जो है ना, ये इत्तेफाक से यहाँ पे सेम आ रहे हैं। वैल्यू चेंज करेंगे तो सेम नहीं आएंगे। चलो वैल्यू चेंज करके भी देख लेते हैं, ताकि आपका यहाँ पे ना कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, अंडर रूट 13 3.6 होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन इससे ये मत अखज़ कर लेना भाई कि ये दोनों सेम हो जाते हैं, ठीक है। वैल्यू चेंज करके इसको देख लेते हैं। ये 6i कैप प्लस 4j कैप, वेक्टर बी आप ले लो भैया 3i कैप माइनस का 4j कैप, ठीक है। इससे जरा इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ।
ठीक है मेरे बच्चे, ये हमारे पास वो ऊपर वाले केस में इत्तेफाक से सेम आ रहा था, क्योंकि थीटा अगर 0 डिग्री होता है ना फिर तो वो सेम हो सकता है, वैसे नहीं होता। तो मैंने इसीलिए आपको ना एक और सवाल दे दिया ताकि आप इसको चेक कर लो। तो अब अगर हम इसके अंदर ए वेक्टर में से पहले अगर हम ये निकालते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो भैया देख लेते हैं क्या बनता है। 6 i कैप माइनस 3 i कैप बना 3 i कैप, 4 j कैप माइनस माइनस 4 j कैप, तो ये आ जाएगा मेरा बेटा 8 j कैप। पहले बता दो ए माइनस बी सबका यही आ रहा था। अब मैंने क्या करना है, इसका मॉड लेना है, तो भाई 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। बता दो भाई, साथ साथ कर रहे हो, यही आ रहा है सबका आंसर। 3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर हो गया मेरा बेटा हमारे पास 64। देखो ये आ रहे, वेरी गुड। √73 आ रहा है भैया सबका, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और √73 का आंसर आपके पास कोई 8.5 8.6 के अराउंड आ रहा होगा, ऐसे ही है, ऐसे ही आ रहा है, 8.5 8.6 के अराउंड आ रहा है आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, एक्सेलेंट। अब ये एक तरीके से कर लिया आपने ए माइनस बी का मॉड। ये क्या निकाला आपने, ये आपने निकाला भाई मेरे ए माइनस बी का मॉड करके निकाला है, ठीक है मेरे बच्चे। अभी तसल्ली से सुन लो, ये सवाल मुकम्मल करके मैं आपको आपका होमवर्क भी बता दूं, ताकि जब आप आओ तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो उसके बाद। फिर हमारे पास क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है मेरे बच्चे। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा भाई, अंडर रूट 6 स्क्वायर, अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है भाई साहब, 3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ऐसे ही आएगा भाई मेरे। तो भाई 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 का स्क्वायर होता है 16। 36 में अगर मैं 16 को ऐड कर दूंगा तो ये बनेगा 52, अंडर रूट 52 आ जाएगा। माइनस, ये तो मुझे नजर ही आ रहा है 5 आ रहा है उठ के। अंडर रूट 52 लूंगा तो ये मेरा ख्याल है कुछ 7.2 आएगा शायद, या 7.1 आएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, 2.2 आएगा। तो भैया आपको डिफरेंसेस नजर आ गए उठ के, बोलो मेरे बच्चे, डिफरेंस दिख गया। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह मैंने आपको ये एक्सप्रेशन लिख के दी है, जनरली स्पीकिंग ए प्लस बी। अब मुझे बताओ क्या आपको ये एक्सप्रेशन समझ में आई है जो मैंने लिख रहा हूं। ए प्लस बी का जो मॉड है, दैट इज नॉट इक्वल टू द मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। उल्टे हाथ पे जो एक्सप्रेशन लिखी है उसमें आप पहले वेक्टर को ऐड कर रहे हो वेक्टर की फॉर्म में, फिर जो आंसर में वेक्टर आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हो। सीधे हाथ पे आप क्या कर रहे हो, हर इंडिविजुअल वेक्टर का मॉड ले रहे हो और उसे ऐड कर रहे हो। दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट। बोलो समझ आ रहा है। क्लियर हो गया बच्चे, चलो गुड हो गया। अब मेरे बच्चे यहाँ पे जो है ना, जरा अपना होमवर्क नोट कर लो, जो आपने अगली क्लास से पहले करके आना है। और आपने ये नहीं सोच के करना वो होमवर्क कि आपके ऊपर कोई जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, ठीक है। अब होमवर्क क्या है आपके पास, सबसे पहली चीज, जो मैं होमवर्क लेक्चर दूंगा वो आपने मुकम्मल करना है। नंबर सेकंड चीज, आपके पास गूगल क्लासरूम के अंदर, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं कहां पर आपका प्रैक्टिस मटेरियल अपलोड हुआ हुआ है। वो जो प्रैक्टिस मटेरियल है ना भाई, उस प्रैक्टिस मटेरियल के अंदर से चैप्टर नंबर 2 की शीट सॉल्व कर लेना। किसी किताब से कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और जो मैंने क्लास लेक्चर में क्वेश्चंस कराए हैं, दे आर मोर देन इनफ, सब कुछ इसी में से आएगा। इसके अलावा और कुछ भी आने वाला नहीं है जी मेरा बेटा, ये मैंने रिकॉर्डिंग में इंक्लूड कर दिया होमवर्क, ठीक है। क्लियर हो गया। नहीं इसमें इशू नहीं होगा, मैंने अब थोड़ी एक नई टेक्निक से सेव कर रहा हूँ इसको, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ होमवर्क कहां पर है, एक मिनट। अच्छा भैया देख लो कि आप ना ये रिकॉर्डिंग कहाँ से एक्सेस करते हो, और आप ये चीजें कहाँ से एक्सेस करते हो। आपको ये चीजें ऐसे नहीं दिख रही होंगी, ठीक है। आपको ऐसे, आपको कैसे दिख रहा होगा, चलो यार वो भी बता देता हूँ, एक मिनट तो क्लासरूम ही खोल लेता हूँ। चलो एक मिनट दो, क्लासरूम ओपन कर लो। अब पता नहीं उन्होंने मुझे क्लासरूम में ऐड किया भी या नहीं किया, ठीक है। ठीक है मेरा ख्याल है यही है। देखो बच्चे, आपको ना ये इस तरह से दिख रहा होगा, इधर और से देखो। अब इसके अंदर जब आपको ये दिख रहा होगा ना, यहाँ पे आप आओगे तो मेरा बेटा आपको यहाँ पे क्लास वर्क के अंदर, यहाँ पे आपको ऐसे लाइव क्लास रिकॉर्डिंग दिख रही होंगी। बेटा मेरी स्क्रीन नजर आ रही है,
आ रही है। जिशान बेटा मेरा, जिशान मेरा बच्चा, आंखों में पोलियो के कतरे डालो तुम, तुम्हारा अपना मसला है कोई, सबको स्क्रीन नजर आ रही है, यहाँ पे इतने सारे बच्चे मुझे बता रहे हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, अब ये देखो बेटे, इस तरीके से आपको लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फिजिक्स का फोल्डर दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे फोल्डर दिख जाएगा, फिजिक्स बाय बिलाल जियागा, इसमें आप क्लिक करोगे, आ गए आप फोल्डर के ऊपर, ठीक हो गया। चलो, अब जब आप इस फोल्डर के अंदर एक बार आ जाओगे ना मेरा बेटा, तो आपको इस तरह की चीजें दिख रही होंगी। अब यहीं पे जो है ना, वो बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम में आ जाते हैं, सर यहाँ तो इंट्रोडक्शन दिख रहा है, बैच का इंट्रोडक्शन दिख रहा है। ओ भाई, ये एक ऊपर फोल्डर रिकॉर्डिंग का, एक ऊपर फोल्डर प्रैक्टिस मटेरियल का है। प्रैक्टिस मटेरियल में आप आओगे, प्रैक्टिस बुक्स हैं और टेक्स्ट बुक्स हैं। टेक्स्ट बुक में आओगे तो भाई आपके जितने बोर्ड की किताबें, हर बोर्ड की किताब यहाँ पे मौजूद है, फेडरल की पुरानी और नई भी किताब मौजूद है, ठीक है। बाहर आ जाओ, अब आप आ जाओ प्रैक्टिस बुक्स में। प्रैक्टिस बुक्स में ये आपके पास ऑनलाइन बुक क्लास 11, ऑनलाइन बुक क्लास 12 मौजूद है। अब इसमें वेक्टर्स की शीट कहाँ है भाई, ये ऑनलाइन बुक क्लास 11 को क्लिक करोगे, ये आ जाओ आप यहाँ पे। जब आप यहाँ पे आओगे तो ये देखो चैप्टर नंबर 2 दिख रहा है, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का, और ये नीचे आपके लिए एक लॉ भी लिखा हुआ है, मैंने इसको आप पढ़ लेना तसल्ली से बैठ के। अब आपने यहां से इसको सॉल्व करना है, ठीक हो गया। अच्छा, रिकॉर्डिंग कहाँ होती है भाई, ये आ गए आप रिकॉर्डिंग के अंदर। रिकॉर्डिंग के अंदर आ जाओ, ये आपके पास है क्लास 12 जो हमने अब तक नहीं पढ़ी हुई नए बैच के लिए। क्लास 11 में हमारी रिकॉर्डिंग सारी अपलोड हो रही है भाई, ठीक है। क्लास 11 के अंदर ये मेजरमेंट डायमेंशन, ये रिकॉर्डिंग, इसको डाउनलोड कर सकते हो। जिनकी यहाँ पे डाउनलोड होने में मसला हो रहा है, मैंने इन सेम रिकॉर्डिंग का यूट्यूब का लिंक शेयर किया हुआ है, वो आप देख लो भाई, सेम टू सेम चीज है। और थोड़ा सा इसके ऊपर बर्डन कम होगा तो ये भी चलना शुरू हो जाएगी, मुझे पता है कोई मसला नहीं होगा इसमें, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ वेक्टर्स पे। वेक्टर्स में अभी आपको सिर्फ एक रिकॉर्डिंग दिख रही है, एक रिकॉर्डिंग में अभी आज वाली अपलोड कर दूंगा, फिर एक रिकॉर्डिंग में होमवर्क वाली अपलोड कर दूंगा। ये आपको यहाँ पे इसका पीडीएफ दिख रहा है, ये इसका पीडीएफ है जो मेरी कल वाली क्लास का पीडीएफ, ठीक है। अब आ जाओ इसके अंदर बाहर, और क्या है भाई इसमें पढ़ने के लिए। अच्छा, क्लास 12 अगर किसी ने अपने एंड से करनी है तो भाई कर सकता है, वरना मैं उसको लाइव में जरूर कराऊंगा, ठीक है। और क्या चीज है इसके अंदर। अच्छा, अगर किसी को ये देखना हो कि भाई मेरे बैच में कितना सिलेबस लाइव पढ़ाया गया है, क्योंकि आपसे यही प्रॉमिस था कि जो हर बैच वाले को जो सिलेबस है वो लाइव कंप्लीट कराया जाएगा, तो आप ऐसे फिजिक्स सिलेबस अपडेट में आओगे, यहाँ पे आओगे आप। अब यहाँ पे आओगे, ये मैंने अब तक क्लास 12 का अब तक अपडेट नहीं किया, क्लास 11 का सॉरी अपडेट नहीं किया, ये मैं कर देता हूँ। ये मेरा बेटा यहाँ पे मेरे पास है मेजरमेंट्स का चैप्टर। मेजरमेंट्स का चैप्टर मैंने बैच 1, बैच 3, बैच 4 सबको जो है ना मैंने लाइफ के अंदर पढ़ाया है, ठीक है। तो ये किसी भी क्लास वालों के लिए रिपीट नहीं हो रहा। जो ऊपर नजर आ रहा है, अब जैसे वो है, जैसे ऊपर वाले देखो, जो 10 चैप्टर है वो बैच 4 को लाइव में नहीं पढ़ाए तो वो होंगे वहां पे। सिमिलरली जो पहले 3 चैप्टर है वो बैच 2 के भी लाइव में नहीं आए हुए तो वो आएंगे। तो भाई समझ में आ गया सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। अब ये जो वेक्टर्स वाला चैप्टर है, वेक्टर्स वाला चैप्टर है, ये मैंने सबको पढ़ाया है अभी, ठीक हो गया। ये मेरे पास आ गया, ये मैंने सबको पढ़ा दिया उठा के। ये इस तरीके से आपको ना हर टीचर के फोल्डर के अंदर मिल जाएगा। अगर किसी भी टीचर के फोल्डर के अंदर ये नहीं है तो भाई आप उनको रिक्वेस्ट करोगे यार इसको जो है ना आप अपडेट कर दें, तो वो आपको अपडेट करके दे देंगे। इस तरह से आपका हिसाब किताब चल रहा हो, ठीक है भैया। तो यहाँ पे हमारी क्लास खत्म होती है, आप लोग जा सकते हो। अल्लाह हाफिज।